हेलो एवरीवन, मैं कुमार मन्नू आप सभी का तहे दिल से एहतराम करता हूं, स्वागत करता हूं। जय हिंद। और आज हम लोग अब केमिकल बॉन्डिंग अपना एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। बट जैसा हमने आपको पीछे भी समझाया कि केमिकल बॉन्डिंग के साथ हम लोग पी ब्लॉक के एप्लीकेशंस लगाएंगे और ये रेशियो 40-60 का होगा। मतलब 40% आपकी केमिकल बॉन्डिंग रन होगी तो 60% साथ में आपका पी ब्लॉक एस डी ग्रुप वगैरह रन होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला पेज, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। लेक्चर 1 में हमने लिखा है केमिस्ट्री ऑफ NH3, मतलब NH3 की कहानी इसमें मैं इंट्रोडक्शन क्लास में ऐड करूंगा। ठीक है, चलिए आइए। सबसे पहले बोर्ड पर बहुत सिंपल चीजों से शुरू करता हूं। केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड किसको बोलते हैं? सर ये 9th-10th की चीजें आपने पूछी है, डेफिनेटली बड़ी मामूली सी बात है, लेकिन हर चीज में थोड़ा सा स्कोप निकालना है, कहां पे क्या यूनिकनेस हो सकती है। जब दो एलिमेंट एक दूसरे से केमिकली कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों एटम को बांध के रखने वाला, उसको आप केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। बहुत सिंपल। लेकिन वेंडरवाल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड को भी हम लोग ग्रेविटेशनल लेवल तक केमिकल बॉन्ड में ले लेते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल सी बात है वो वेंडरवाल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड या इस तरीके की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो भी हैं, वहां पर कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता है, वो कूलम्बिक इंटरेक्शन है बस। इसीलिए उनको हायर लेवल पर अगर अच्छे से बोले तो आप फिजिकल बॉन्ड्स बोलते हैं क्लैरिटी के साथ, केमिकल बॉन्ड नहीं बोलते हैं। बट ग्रेजुएशन तक लोग चर्चा कर लेते हैं कि केमिकल बॉन्ड में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वीक बॉन्ड चलता है, तो उस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, कर सकते हैं आप, कोई नहीं, बट अच्छे तरीके से साथ नॉलेज रखें तो आप और क्लैरिटी से बोलेंगे। हमने क्या बोला? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which binds atoms or molecules together। आप एटम ही रखिए, together when they chemically react with each other। आराम से वीडियो पर बने रहेंगे। रिएक्ट विथ ईच अदर, आपको, आप लोगों को मेरे क्लास के बारे में इतने दिनों में कुछ तो मालूम हुआ होगा। चलती है चीजें, अचानक धमाका हो जाती है, इसीलिए हल्के में ना लें और एकदम आराम से सीखें, लर्न करें। कभी ना सोचे कि छोटी चीजें चल रही है, कब किस समय में क्या ब्लास्ट आएगा पता नहीं। चलिए आइए। तो ए और बी आपका अगर दो एटम है, जाहिर सी बात है यहां पर ए बी आप केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। ये ऐसा नहीं मतलब कि कोवेलेंट बॉन्ड है, कोई भी हो सकता है। आप ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं और इसको आप आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। देखते जाए अच्छे से, मैं फिजिकल बॉन्ड्स के बारे में भी चर्चा कर दूंगा। आखिर यहां पर ये केमिकल कॉम्बिनेशन हमने वर्ड एक यूज किया। आखिर केमिकल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है? हमने एक वर्ड इस्तेमाल किया कि when they react chemically with each other। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है। जैसे केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, तो कॉम्बिनेशन ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आ जाइए, तो यहां पर डेफिनेटली इस प्रोसेस से स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तभी तो ऐसा हो रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी डाउन होएगी। तो जब ये एटम और ये एटम एक दूसरे के पास आ रहा था, तो आखिर फोर्स ऑफ क्या था, सोर्स क्या था? तो डेफिनेटली इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है नहीं, और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, और दोनों का न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल भी कर रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी है, और दोनों के इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को आपस में रिपेल कर रहे हैं, फोर्स ऑफ रिपल्सन ये भी है नहीं। दोनों तरह की चीजें हैं।
अट्रैक्टिव फोर्स भी काम कर रही है यहां पर और रिपल्सिव फोर्स भी चीजें काम कर रही है। आपका जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये पोटेंशियल एनर्जी को कम कर रहा होगा और जो रिपल्सिव फोर्स है ये पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा रहा होगा, मतलब एक साथ दोनों इफेक्ट काम करता है। लेकिन डेफिनेटली एफ अट्रैक्टिव ज्यादा रहा एफ रिपल्सिव से, तभी तो क्लोज आया। केमिकल बॉन्ड वैसा केमिकल बॉन्ड बिल्कुल नहीं बनेगा जहां पर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा अट्रैक्टिव से। आराम से सुने समझे, हो सकता आपको आता हो चीजें, लेकिन फिर भी सभी लोगों को लेके चलना। हमने बोला कि दो एटम जब कंबाइन कर रहा है केमिकली तो एक का न्यूक्लियस, आखिर इसमें फोर्स क्या लग रहा है, एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को, दो तरीके का अट्रैक्टिव फोर्स है जो पोटेंशियल एनर्जी को घटा रहा है। बट इन पैरेलल ऑफ दैट दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो उससे रिपल्सिव फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और दोनों का इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, तो इससे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन नेट अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव से ज्यादा होगा तभी तो क्लोज होगा। तो जब आप इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे ड्रॉ करें, ध्यान से देखें, जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे ड्रॉ करें, ये मान लिया हमने आर लिखा। आर क्या है? इंटर डिस्टेंस। केमिस्ट्री में हम लोग दूरी को एटम के न्यूक्लियस के बीच की दूरी से ही हमेशा काउंट करते हैं, मेजर करते हैं। जैसे आप बोलते भी हैं बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ बेसिकली कहां से कहां का लेंथ होता है? बॉन्ड लेंथ बेसिकली कहां से कहां का लेंथ होता है? क्लियर, आप समझते हैं, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच की दूरी। तो एक एक्सिस पे हमने रखा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब दोनों एटम के न्यूक्लियस की दूरी, और एक एक्सिस पे रखा हमने पोटेंशियल एनर्जी। जाहिर सी बात है जब पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में लिखते हैं तो इसका मतलब रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है अट्रैक्टिव से, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होने लगता है वो। और नेगेटिव मतलब रेफरल सिचुएशन अगर आपने जीरो लिया है तो उसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव मतलब ये अट्रैक्टिव फोर्स है। अच्छे से देखिए, इस सिचुएशन में रिपल्सिव ज्यादा है आपका अट्रैक्टिव से, और इस सिचुएशन में आपका रिपल्सिव से ज्यादा अट्रैक्टिव। ठीक है, दोनों एटम पहले इन्फिनाइट डिस्टेंस पर था, तो जब शुरू में दोनों एटम इन्फिनाइट डिस्टेंस पे था, मतलब उस समय में इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था। केमिस्ट्री में इन्फिनिटी का मतलब मैथ्स वाली इन्फिनिटी नहीं होती, इतना तो समझते हैं हम लोग। केमिस्ट्री में इन्फिनिटी का मतलब होता है कि एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कोई बिल्कुल लेना देना नहीं है, तो उस समय हम लोग केमिस्ट्री में इन्फिनिटी बोलते हैं। जैसे NaCl वाटर में सॉल्युबल है, तो एक दाना नमक का हमने लिया और एक चम्मच में डाल के, एक चम्मच की हार्डली लंबाई 2 सेंटीमीटर होती होगी, उसमें पानी डाल दिया और उसमें एक बूंद नमक डाल दिया, तो डेफिनेटली सॉल्युबल होने के बाद Na+ और Cl- अलग हो जाएंगे। तो अगर आपसे बोला जाए कि Na+ और Cl- के बीच की दूरी कितनी होगी, डिसोसिएट कर गया है, कितनी होगी? ऑप्शन दिया जाए अलग अलग तरीके का, एक ऑप्शन दिया जाए कुछ भी हो बट लेसर देन चम्मच की लंबाई, ऐसा दे दिया जाए, तो जी नहीं, ऑप्शन इसका करेक्ट क्या होगा आंसर? इन्फिनाइट डिस्टेंस। क्योंकि केमिस्ट्री में जब दो चीजों को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है तो हम लोग बोलते हैं इन्फिनाइटली सेपरेटेड। ठीक है, तो चलिए आइए, तो अभी कोई लेना देना नहीं है। अब धीरे धीरे अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है रिपल्सिव से, और केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होते गया पोटेंशियल एनर्जी के डाउन होते होते, ये केमिकल बॉन्ड मान लो बन गया। जैसे भी बनना, कोवेलेंट आयोनिक से मतलब नहीं है अपने को, ये केमिकल बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब ये दूरी आर है, आर है, तो आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो निकालेंगे वो du/dr करके निकालेंगे, वो क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो शुरू में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी दोस्त। क्यों होगी पोटेंशियल एनर्जी जीरो? क्योंकि इन्फिनाइटली सेपरेटेड है, मतलब शुरू में आप इस लाइन पर, ध्यान से देखें, और इन्फिनाइट है मतलब आर बड़ा है, मतलब कर्व पर राइट है और लाइन पे, कर्व पे राइट है और लाइन पे। लाइन पे क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी करीब करीब जीरो है आपका। और राइट क्यों है? क्योंकि शुरू में दूरी बहुत है, तो दूरी इधर ज्यादा है। अब धीरे धीरे डिस्टेंस घटेगा, आर कम होते चले जाएगा। ध्यान से देखें, आर जब घटेगा, अब तो आर घटेगा तो कर्व पे आप लेफ्ट जाएंगे, और आर घटने के बाद अट्रैक्टिव फोर्स के कारण रिपल्सिव से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा, अट्रैक्टिव से पोटेंशियल एनर्जी घटा, बट चूंकि अट्रैक्टिव ज्यादा इसलिए नेट पोटेंशियल एनर्जी डाउन हुआ। ध्यान से देखेंगे, एक हमने सिचुएशन लाया जहां पर अब अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बराबर हो गया, तो आप यहां से जो du/dr लिख रहे हैं, ये du/dr लिख रहे हैं,
तो दोनों ऑपोजिट वेक्टर है, तो इस समय में du बाय डी आर, यू पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब इक्विलिब्रियम पर क्या हो गया, जीरो। du बाय डी आर, पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करते हैं तो आपका फोर्स आता है, तो इस सिचुएशन पे du बाय डी आर इक्विलिब्रियम पर क्या हो गया, जीरो, चूंकि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहा है यहां पे आकर के। अब सिचुएशन है, अच्छे से देखिए, और अगर क्लोज ले जाएंगे, अब बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, यहीं पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, आपका बॉन्ड हमारा बन गया, देखना दोस्त अच्छे से, हमारा बॉन्ड बन गया, बट अपनी इच्छा है कि और क्लोज ले जाओ, धकेल दो, तो और अगर क्लोज ले जाओ, किन्हीं के मन में कोई सवाल आया होगा तो मैं क्लियर कर रहा हूं अभी, और अगर क्लोज ले जाओ तो अब क्या करेगा वो, रिपेल, मतलब अब बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो सकता, उसको बॉन्ड ब्रेकिंग भी नहीं बोलोगे, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग में तो सीधे दूरी बढ़ती है, बट उसको फॉर्मेशन भी नहीं कह सकते, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम क्रिएट कर रहे हैं, क्या, और क्लोज ले जा रहे हैं, तो चलो और क्लोज ले जाएंगे, तो अब क्या होगा, यहां पर आकर के दोनों फोर्स बराबर है, और क्लोज ले जाएंगे तो इसका मतलब रिपल्सन बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगी, अभी तक आपका पोटेंशियल एनर्जी घट रहा था, अब पोटेंशियल एनर्जी यहां से बढ़ेगा, आप इसमें सटा नहीं सकते हैं, अच्छे से आइए, अब ये जो आपकी एनर्जी जितने से डाउन हुई, यही आपका बॉन्ड एनर्जी कहलाया बेटा, यही आपका बॉन्ड एनर्जी कहलाया। सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में सेकंड, कुछ सेकंड्स के लिए, चलिए आइए, हमने बोला कि, अच्छे से देखें, हमने बोला कि पहली बात ये क्लोज आया, अच्छे से सुनेंगे, क्लोज आया, आखिर क्लोज क्यों आया, क्लोज इसलिए आया क्योंकि आपका अट्रैक्टिव ज्यादा है रिपल्सिव से, तो इसीलिए आते आते यहां पर जब एक बार दोनों काउंटर बैलेंस हुआ तो इक्विलिब्रियम पे du बाय डी आर हमने ये कर दिया, और अब अगर और क्लोज ले जाना चाहते हैं तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हुआ, क्योंकि जाएगा नहीं, जहां पे बॉन्ड बन गया उससे क्लोज जाएगा नहीं, जबरदस्ती जाओगे तो धीरे धीरे हमने डॉट डॉट दिखाया और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते चली जाएगी, ठीक है, क्लियर है। आपके जीरो से लेकर के, इस स्टेट से लेकर के अब इस स्टेट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कुछ ना कुछ होगी, माइनस यू हमने मान लिया, नेगेटिव होगी, यही हमारा बॉन्ड एनर्जी है, यही हमारा बॉन्ड एनर्जी है जो हमने ये डाउन किया है। ये बॉन्ड एनर्जी टर्म आयोनिक बॉन्ड के लिए और कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, चूंकि दो तरीके के हम लोग केमिकल बॉन्ड लेते हैं, बाकी फिजिकल बॉन्ड्स हो जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डर वाल्स फोर्स, हम लोग यहां कॉम्बिनेशन वाला डिस्कशन कर रहे हैं, जब कंबाइन करता है तब, तो आयोनिक बॉन्ड के लिए ये बॉन्ड एनर्जी लैटिस एनर्जी के नाम से जाना जाता है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड के लिए बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी के नाम से जाना जाता है, हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे, अभी उसको रखते हैं अलग। अब आ जाइए, हाँ, अब यहां पर पॉइंट है कि हमने ये बना दिया, लेकिन इस कर्व में एक हमने गलती करी है जानबूझ के, क्या आप पकड़ सकते हैं कि इस कर्व में क्या गलती हमने करी है जानबूझ के, कुछ बता सकते हैं? मैं जानना चाह रहा हूं, अगर आप रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं या लाइव भी देख रहे हैं तो आप एक बार सोचें, अच्छे से इस पर गौर करें कि इस कर्व में मैंने जानबूझ के गलती करी, कौन सी गलती की है मैंने, बताइए। उस कर्व में हमने एक जानबूझ के गलती करी, कौन सी गलती की है मैं समझना चाह रहा हूं। वर्क डन इक्वल्स टू एरिया अंडर द कर्व, बहुत मजा आएगा आज के लेक्चर में, एकदम बस बने रहना है वीडियो पर, अच्छे से देखना है, ऐसी ऐसी चीजें आप सीखेंगे कि वो हिसाब किताब से बाहर है। हमने बोला कि इस कर्म में आप लोगों के जबान से आवाज ही नहीं निकल रही है, ऐसे थोड़ी ना होगा। देखिए, ये गलती यहां पे अगर किसी ने सोचा है कि r इक्वल्स टू 0 किया तो वो गलती नहीं की, मैंने सटाया नहीं, अगर आपको दिख रहा हो वीडियो में, वो पैरेलल कर दिया मैंने, क्योंकि कंप्लीट 0 तो r हो नहीं सकता, वो गलती नहीं है, वहां गलती नहीं है, अगर किन्हीं के दिमाग में वो आया, बाकी आप लोग नहीं पकड़ पाए तो चलिए आइए मैं समझा रहा हूं।
ध्यान से देखें आप, आपने देखा नहीं कि ये मैंने कर्व को ऊपर से लाया। भाई साहब ये वाला रीजन है कि रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है अट्रैक्टिव से। अगर ऐसा है तो बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो सकता है? आखिर एटम क्लोज क्यों होगा? एटम क्लोज क्यों आएगा? एटम तो क्लोज इसलिए ना दोस्त आएगा क्योंकि अट्रैक्टिव ज्यादा है रिपल्सिव से, तभी तो दोनों एटम क्लोज आएगा। तो एटम को क्लोज आने के लिए अट्रैक्टिव ज्यादा होने चाहिए रिपल्सिव से, ये नीचे वाले एरिया में हो रहा है। रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाता है और अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी को कम कर रहा है, इसीलिए बॉन्ड फॉर्मेशन तो इसके वजह से है, बॉन्ड फॉर्मेशन तो इसके वजह से है। तो ये जो हमने कर्व स्टार्ट किया ना, ये बेसिकली ऐसे होगा, इसमें सटा नहीं सकते हो आप, टच नहीं कर सकते हो। क्लियर हुई चीजें? हमें नीचे लेना होगा क्योंकि अट्रैक्टिव को जब तक ज्यादा नहीं करेंगे तब तक क्लोज नहीं आएगा। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो हमने लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू जीरो नहीं लिखा है हमने, ठीक है, टेंड्स टू जीरो, क्योंकि जब भी बॉन्ड बनेगा तो पहले अट्रैक्टिव को ज्यादा होना। तो उम्मीद है ये छोटा सा बट अच्छा पॉइंट हमने आपको सिखाया, ये समझ में आई होंगी बातें कि आप कर्व को ऊपर से नहीं ला सकते, नीचे से लाना होगा, लाइन में सटाना भी नहीं है, ना यहां से टच करना ना वहां, पहली बात। तो पहले तो बॉन्ड फॉर्मेशन का हिसाब ऐसे चलता था, बट अब एमओटी का कॉन्सेप्ट आ गया। एमओटी में दो तरीके के हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तब एमओटी के हिसाब से इस कर्व पे क्या बात करनी मैं अगले पेज में आपको सिखा रहा हूं, पहले जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले ले प्लीज। अब मैं एमओटी के हिसाब से एक चीज इसमें थोड़ा सा ऐड कर रहा हूं, जरा देख ले ध्यान से। आप जानते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहता है कि अगर आपके दो ऑर्बिटल्स ऐड होते हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो यहां पॉसिबिलिटी सेम फेज और ऑपोजिट फेज के भी हैं। साई ए प्लस बी सेम फेज कॉम्बिनेशन ऑपोजिट फेज के भी हैं, ठीक है। यहां से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है और यहां से आपका एंटी बॉन्डिंग। दोनों में फर्क यह होता है कि ये अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होता है रिपल्सिव से और इसमें रिपल्सिव ज्यादा होता है अट्रैक्टिव से, ध्यान से। तो बीएमओ से हमेशा पोटेंशियल एनर्जी डाउन होगी और एबीएमओ से हमेशा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। जैसे इसी का मान लो आपने अगर सेम फेज में करवाया, हमने पिछले लेक्चर में किया हुआ भी है, ये हो गया सेम फेज कॉम्बिनेशन। आप इसको पाई 2p का आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हो, और एंटी बॉन्डिंग में रिपल्सिव होता है। रिपल्सिव के वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ध्यान से देखेंगे, ये देखिए रिपेल किया, ये इसको रिपेल किया नहीं, तो एंटी बॉन्डिंग में बीच वाले एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन इंटरन्यूक्लियर जोन, बीच वाले एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाता है, जबकि जाहिर सी बात है ऊपर जब हमने बीएमओ बनाया है तो बीच वाले एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया है। ये इंटरन्यूक्लियर जोन हुआ, देख रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, ठीक है। तो जरा आइए, तो इसीलिए यदि उसी कर्व को आप एमओटी के नजरिए से देखें, बीएमओ सही है और एबीएमओ, जरा समझ में आया होगा आपको, पोटेंशियल एनर्जी आर, क्लियर भी चीजें। बीएमओ ये वाला सिचुएशन आया जहां अट्रैक्टिव ज्यादा है और एबीएमओ वो सीधे पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाता चला गया। तो चलिए ये बॉन्ड फॉर्मेशन का हमने प्रोसेस आपको दिखाया, समझाया, ज्यादा इसमें बच्चों वाली चीजों में ज्यादा उलझना नहीं है, सिंपल चीजें। आइए बाहर निकलते हैं, ग्रेजुएशन वाले लोग सब इस पे जम के 1 क्लास 2 क्लास पढ़ते रहते हैं, हम लोग बाहर निकलेंगे। हाँ, वर्क डन इक्वल्स टू एरिया अंडर द कर्व होगा। अब बात करते हैं वो बॉन्ड एनर्जी वाली बात पर, एक बार हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ध्यान से देखें, हमने बोला कि केमिकल बॉन्ड के अंतर्गत लोग उसके अंडर वैंडरवाल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड को भी काउंट करते हैं, लेकिन हमने बोला कि आप काउंट ना करें तो बेटर होगा, ठीक है। केमिकल बॉन्ड वर्सेज
फिजिकल बॉन्ड। ये हमने आपको क्या बोला, ए प्लस बी के केमिकल कॉम्बिनेशन से होता है, और केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये हमने क्या बोला, ये इंटर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फोर्सेज है। इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज है, मतलब मॉलिक्यूल को या एटम को पकड़ के रखने वाला फोर्स है। जैसे एग्जांपल में एच बॉन्ड, वैंडरवाल फोर्स, और मेटेलिक बॉन्ड को भी करीब करीब इसी में आप लेंगे। मेटेलिक बॉन्ड को भी करीब करीब इसी में लेंगे। हालांकि मेटेलिक बॉन्ड दोनों में आता है, कभी कभी इसमें भी मेटेलिक बॉन्ड काउंट होता है, लेकिन इसी में इसलिए स्टार लगा देते हैं इस पे। हाँ, इसमें हमने एग्जांपल में बोला आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब आयोनिक बॉन्ड भी का एक, कोवेलेंट बॉन्ड भी का एक टाइप के होते हैं, तो वो सब अलग मसला। अब जरा देखिए, जो कोवेलेंट बॉन्ड है अपना, इसमें रेंज इसकी ध्यान से सुनेंगे। इसके लिए आप स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के लिए हम लोग रिप्रेजेंटेड बाई बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी टर्म इस्तेमाल करेंगे हम लोग। किसके लिए? कोवेलेंट के लिए। लेकिन आयोनिक बॉन्ड के स्ट्रेंथ के लिए आप बॉन्ड स्ट्रेंथ को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? लैटिस एनर्जी से। बॉन्ड स्ट्रेंथ रिप्रेजेंटेड बाय लैटिस एनर्जी। ठीक है दोस्त, देखते जाएं, अच्छे से देखते जाएं। अभी तक चीजें सिंपल आ रही है, इंट्रोडक्टरी आ रही है अभी तक, धीरे धीरे बड़ी होंगी, निस्संदेह होंगी। तो इसके बॉन्ड स्ट्रेंथ को आप लैटिस एनर्जी, और इसके बॉन्ड स्ट्रेंथ को आप सिंपली बॉन्ड एनर्जी, और यही आपका बॉन्ड एनर्जी है ना, यही आपका बॉन्ड एनर्जी है। क्योंकि जो पहले कोई अट्रैक्शन नहीं था तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, अब यहां पर अट्रैक्शन हुआ आपका डी बाई डी आर, इसी पोजीशन पे आके डी बाई डी आर इक्विलिब्रियम पे आकर के जीरो हुआ आपका, क्योंकि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो यही वाला आपका जितनी सी एनर्जी डाउन हुआ, ये आपका बॉन्ड एनर्जी हुआ। क्लियर है? तो अब मैं थोड़ा सा इस पर चर्चा कर रहा हूं अगले पेज में। ये पेज में भी कुछ खास नहीं है, जल्दी से आप फिर भी कैप्चर कर ले, क्योंकि नोट्स बनाने में तो थोड़ा बहुत काम आएगा ही, बेसिक चीजें भी रहनी चाहिए नोट्स में। जल्दी से कैप्चर कर ले प्लीज। अब अगर आप ध्यान से देखें, दोनों के एक बार रेंज पर जाए, दोनों के रेंज पर, हालांकि इसका स्पेशल क्लास होगा रेंज ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ पर, फिर भी थोड़ा सा यहां डिस्कस कर रहा हूं। इसका स्पेशल क्लास होगा, हम लोग करेंगे, जो इसके बाद का लेक्चर आएगा उसमें हम लोग डेफिनेटली स्ट्रेंथ पर बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे। अगर आपका कोवेलेंट बॉन्ड है, जहां पर आपने बोला बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अच्छा, जानते हो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी में भी फर्क होता है, एक टर्म नहीं होता दोनों, बहुत लोग उसमें भी कंफ्यूजन में होते हैं। चलो हम डिस्कस कर देंगे। तो ये अगर कोई सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल ही लिखना ही पड़ेगा, मतलब सिंगल ही होता है, तो ये 200 टू 450 किलो जूल पर मोल के रेंज में होता है इन जनरल। कितने के रेंज में? 200 टू 450। मतलब कोई सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड अगर है तो उसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो 200 टू 450 होगा। सिंगल ही कोवेलेंट बॉन्ड मतलब सिंगल ही। जब भी हम लोग ऐसे बात करते हैं, अगर मल्टीपल और ट्रिपल की आपको बात करनी है तो आपको स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा डबल ट्रिपल, बट नहीं कुछ बोलते हैं तो सिंगल समझ में आएगा। 200 टू 450, देखिएगा मेरी बात को सुनिए। लेकिन ये रेंज है, कोई एबनॉर्मली लो भी हो सकता है, कोई एबनॉर्मली हाई भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर आप मान ले एबनॉर्मल पे जाए, रीचेज बियॉन्ड, ध्यान से देखें, बियॉन्ड 700 किलो जूल पर मोल इवन, यहां तक कि ये 700 किलो जूल को भी पार कर सकता है। जैसे SIF बॉन्ड्स मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल लोगे, H3SIF से लेकर के जाते जाते F3SIF, अगर इस तरह का लोगे मतलब अलग अलग, तो इसमें जानते हो इसका बॉन्ड एनर्जी जो होगा वो
110 किलो कैलोरी पर मोल से 170 तक पहुंच सकता है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको सिखा रहे हैं, 110 किलो कैलोरी पर मोल से, मतलब 110 को बदल दीजिए ना, 450 आ गया ना, मतलब जिस रेंज में खत्म होता है उस रेंज से ये शुरू हुआ और से लेकर के 750 किलो जूल पर मोल तक चला गया। क्या बोला हमने? ये एक जनरल केस है कि आप 200 टू 450 बोलते हैं, लेकिन ये एक जनरल केस है। बॉन्ड स्ट्रेंथ एबनॉर्मली कोवेलेंट का हाई होकर के इसका डबल भी, और सिंगल बॉन्ड की बात मैं कर रहा हूं, ट्रिपल डबल की तो फिर मैं बात भी नहीं कर रहा हूं, फिर तो 1000 भी क्रॉस कर जाएगा, तो उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की जनरल रेंज जो है आपसे पूछी जाती है कितनी होती है, तो आप बोलते हैं 200 टू 450। तो मैं उसमें आपको सिखा रहा हूं कि एबनॉर्मली कोई हाई भी हो सकता है, रिचेज बियॉन्ड 700 किलोजूल पर मोल इवन SiF बॉन्ड्स, क्योंकि बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है 4 और 1.8 2.2 का, इतने में तो आयोनिक बॉन्ड हो जाता है, बट फिर भी ये कोवेलेंट है क्योंकि नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन है, सिलिकॉन को ऑलमोस्ट नॉन मेटल ही हम लोग लेते हैं। तो इसमें जो SiF अलग अलग तरह के कंपाउंड में अलग अलग होते हैं और ये 450 से शुरू होते हैं। और अगले लेक्चर में जब मैं जाऊंगा बॉन्ड एनर्जी पर तो वहां और अच्छे से डिस्कस करूंगा, अभी फिलहाल निकलना है यहां के टॉपिक से, इसलिए मैं शॉर्ट में डिस्कस कर रहा हूं। 450 से ये स्टार्ट होकर के 750, और अब लो में भी सर, क्या सर लो हो सकता है 200 से? हाँ डेफिनेटली। F2 की तो बॉन्ड एनर्जी ऐसे भी 150 के आसपास होती है, वो तो ऐसे भी लो है, लेकिन नीचे जाते 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 सरप्राइजिंगली ये फिजिकल बॉन्ड्स वैंडरवाल फोर्स के भी नीचे चले जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के भी नीचे चले जाता है कई बार। आप सोचे मैंने क्या बोला, ध्यान से, सरप्राइजिंगली समटाइम्स, ध्यान से, drops even below the range of bond dissociation energy of molecular forces। सर क्या बात बोल रहे हैं, क्या वाकई इतना लो हो सकता है कि मॉलिक्यूलर फोर्स जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड और वैंडरवाल फोर्स, आप इसको क्या पढ़ते हैं 10 टू 45 किलो जूल पर मोल, बताने की जरूरत नहीं, इतना तो जानते होंगे आप। हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी का रेंज क्या बोलते हो 10 टू 45 किलो जूल पर मोल, और वैंडरवाल फोर्स का क्या बोलते हो लेस देन 10। मॉलिक्यूलर फोर्स यही सब आप बोलते हैं लेस देन 10, ठीक है। तो अब यहां पे देखें, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड सरप्राइजिंगली समटाइम्स ड्रॉप्स इवन बिलो द रेंज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेज। एक एग्जांपल लिख दे रहा हूं, ये इसी पेज का है या पिछले पेज का है मेरे को याद भी नहीं है, ये पिछले पेज का, इस पेज का तो हो ही नहीं सकता। एग्जाम्पल लिख रहा हूं इसका, ध्यान से, मतलब देखो इसमें लर्निंग लेसन आपके लिए क्या था, जो आप ऐसे बच्चे रटे रहते हैं, ऐसे स्टूडेंट रटे रहते हैं, आप टीचर हैं, आपने बच्चों को सिखाना है, तो आप बच्चों को यह कभी ना बोले कि देख बेटा कोवेलेंट बॉन्ड 200 टू 450 के रेंज में जाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड वैंडरवाल फोर्स का ये रेंज होता है। इस तरह से आप ऐसे बच्चों को नहीं सिखाएं, आप बोले कि एक जनरल रेंज है, कभी कभी इससे एबनॉर्मली काफी हाई भी हो जाता है और कभी कभी इससे नीचे भी ड्रॉप कर सकता है, वो सिचुएशन कभी देखना पड़ेगा मॉलिक्यूल का क्या है। जैसे एबनॉर्मली लो वाले में एक एग्जांपल मैं कर रहा हूं, मेरे दिमाग में एक एग्जांपल आ रहा है, ये वाला CO5 टंगस्टन वाला कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स जो आप जानते हो, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ ऑर्गन क्रिप्टॉन के साथ, ये कॉम्बिनेशन, और जानते हैं ये एडक्ट है, एडक्ट समझते हो ना, लुईस एसिड लुईस बेस कॉम्बिनेशन, लुईस एसिड लुईस बेस कॉम्बिनेशन, तो कोवेलेंट बॉन्ड हुआ, लुईस बेस कॉम्बिनेशन, ऐसे लिखते हो ना दोस्त, जैसे कैसे लिखते हो NH3 is to BF3, नहीं लिखते हैं NH3 is to BF3,
तो वहां पर क्या होता है, इज टू जो डालते हैं वो एक्चुअली क्या है, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं कि कोऑर्डिनेट किया गया है। तो CO5 टंगस्टन आर्गन का जो ये एडक्ट है, ये एडक्ट है, एकदम क्लियर एडक्ट, लुईस एसिड और लुईस बेस के कॉम्बिनेशन को एडक्ट बोलते हैं, हमने भी पढ़ा है पीछे आपको। तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो लेस देन 15 किलो जूल पर मोल है। अब जरा आप सोचें कितना गिर गया। 100-150 तो छोड़ दें, वो सब तो फ्लोरीन वगैरह का कॉमन है, फ्लोरीन का, आयोडीन का, वो सब कॉमन है, ठीक है, वो तो कॉमन है। ये कितना नीचे पहुंच गया। बहुत सारे वीक कोवेलेंट बॉन्ड्स में से एक इनको भी गिना जाता है। तो हमने आपको बोला कि केमिकल बॉन्ड में रेंज ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ कोवेलेंट बॉन्ड में अगर आप जाओ 200 to 450 है, लेकिन ये 700 के ऊपर भी चले जा सकता है SiF बॉन्ड्स के केस में, हाई परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर के कारण, और ये ड्रॉप होकर के 15 किलो जूल पर मोल के नीचे भी चले जा सकता है, मॉलिक्यूलर फोर्स के नीचे चला गया। आयोनिक बॉन्ड पर भी बात कर ले, हालांकि मैंने बोला कि डिस्कशन आगे डिटेल में किया जाएगा, अभी शॉर्टली इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं चूंकि केमिकल बॉन्डिंग से फिर धीरे धीरे नेक्स्ट 3 पर जाएंगे हम लोग। चलिए आ जाइए, आयोनिक बॉन्ड पर भी जाए तो आपका वीक आयोनिक बॉन्ड्स जो होंगे, वीक आयोनिक बॉन्ड्स, इनका लो लैटिस एनर्जी होगा, लो लैटिस एनर्जी होगा। कितना लो, मतलब यू नॉट से अगर लिखो लेस देन 500 किलो जूल पर मोल, 450 ही लो ना, इतने के रेंज में भी जा सकता है। जबकि आप सुने हैं कि आयोनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है कोवेलेंट बॉन्ड से, आपने ऐसा सुना है, आयोनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड से बहुत स्ट्रांग होता है। फिर भी कमजोर आयोनिक बॉन्ड जब आप एल्कली मेटल के खास करके ब्रोमाइड और आयोडाइड में जाते हैं, क्योंकि कैटायन बड़ा है वहां, तो लैटिस एनर्जी लो होती है, क्योंकि लैटिस एनर्जी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज है। तो जब आप एल्कली मेटल के ब्रोमाइड और आयोडाइड वगैरह में जाते हैं, ठीक है, क्लोराइड भी लिख लें, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड में जाते हैं, तो ये 450 के नीचे वाले में भी कहीं कहीं पर आपको एग्जांपल्स देखने को मिलेगा, सब नहीं। जैसे NaCl लोगे तो NaCl का तो थोड़ा हाई होता, लेकिन उतना भी हाई नहीं, 787, तो बहुत ज्यादा नहीं हुआ। हमने आपको दिखाया कोवेलेंट बॉन्ड का जो रेंज है, जनरली बोलते हैं कि आयोनिक बॉन्ड उससे बहुत ज्यादा है, लेकिन कई बार ये नीचे भी हो सकता है, इवन लेस देन लो लैटिस एनर्जी, ठीक है, चलो ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, इससे भी कई बार नीचे हो सकता है जब आप एल्कली मेटल के क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड्स वगैरह में जाए। अब स्ट्रॉन्ग वाले में सर कैसा होगा, फिर कोई हिसाब नहीं है, कोई हिसाब ही नहीं है, लिमिटलेस, लिमिटलेस, लिमिटलेस। NaCl लो -787 किलो जूल पर मोल, माइनस मतलब लैटिस एनर्जी रिलीजिंग हुआ। और बढ़ो, MgO लो 3800, देखो कैसे बढ़ रहा है, और बढ़ोगे, चलो 2 कंपाउंड दिखाता हूं, ऐसे लो ना, एल्कलाइन अर्थ मेटल का फॉस्फेट, फॉस्फेट भाई साहब ये 10,000 किलो जूल पर मोल से, कितनी यूजफुल चीजें आपको मैंने सिखाई। एल्कलाइन अर्थ मेटल के फॉस्फेट्स पे जाइए, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम वगैरह, फॉस्फेट्स अगर इनका बनाइए तो इनकी लैटिस एनर्जी 10,000 किलो जूल पर मोल। आप जरा सोचें, ये भी बॉन्ड एनर्जी ही है। आयोनिक बॉन्ड के बॉन्ड एनर्जी को कौन रिप्रेजेंट करता है, लैटिस एनर्जी। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल के फॉस्फेट्स 10,000 किलो जूल पर मोल, मतलब उनको कभी आप हल्के में ना ले, बिल्कुल हल्के में ना ले। 10,000 किलो जूल पर मोल से लैटिस एनर्जी। अरे हाई इंसॉल्युबिलिटी का ये सब रीजन होता है भाई, कि इतना ज्यादा लैटिस एनर्जी है कि आप वाटर में डालते हो तो हाइड्रेशन एनर्जी उतना लिबरेट ही नहीं हो पाता है, इसीलिए हाई इंसॉल्युबिलिटी के ये सब रीजन होते हैं, ठीक है। क्या सर इससे भी ऊपर जाता है, क्योंकि आपने कोवेलेंट में एबनॉर्मली लो और एबनॉर्मली हाई पढ़ाया, तो आयोनिक में भी एबनॉर्मली लो पढ़ा दिया कि यार आयोनिक बॉन्ड का ऐसा भी हिसाब हो सकता है कि कोवेलेंट से भी कभी कभी कम हो गया है। तो सर एबनॉर्मली हाई में तो 10,000 भी एबनॉर्मली, 10,000 एबनॉर्मली हाई ही है। फिर भी सर कोई और एग्जांपल जो बता दो कि एबनॉर्मली हाई में आ जाएगा। चलो मैं 2 एग्जांपल आपको बताता हूं। एक ट्रॉलियाइट,
शायद आपने नाम सुना हो, और एक ग्रॉसिलराइट, ध्यान से देखो। और एक फॉर्मूला ट्रोलुराइट आपका फॉस्फेट है, मैं ऐसे याद रखता हूं, ये फॉस्फेट है, और ग्रॉसिलराइट आपका सिलिकेट है। मैं देखो मैं कैसे याद रखता हूं, इसका फॉर्मूला हो जाता है इस मिनरल का Ca3Al2 और SiO4 का होल 3, बैलेंस कर सकते हो, SiO4 पर 4 माइनस, सिलिकेट है ये, तो 4 माइनस 3 12 माइनस, और देख लो 6 प्लस और 6 प्लस, ये हो गया। और ट्रोल्यूराइट का देख लो, सॉरी ट्रॉ नहीं लिखते हैं, ट्रॉ, देखिए इसका आपको फॉर्मूला Al4PO4 होल 3 OH होल 3। अब इस चार्ज बैलेंस करो, 3 माइनस इंटू 3 9 माइनस, और 3 12 माइनस 12 प्लस। चूंकि मैं टीचर हूं तो मेरे को फॉर्मूला लिखना जरूरी है। आप लोग अगर बनना चाहते तो आपको भी याद रखना जरूरी है, नहीं बनना चाहते तो कोई बात नहीं है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसा नहीं कि फॉर्मूला रटेंगे तो ही काम आएगा, ठीक है। तो हमने बोला कि एल, हाँ इसके, अब इस पर आइए, लैटिस एनर्जी पर आइए। इसकी जो लैटिस एनर्जी है, टॉलेरेआइट भी इसको बोलते हैं जी, टॉल्यूरेआइट या टॉले, ऐसे भी बोलते हैं, टॉलेरेआइट ये भी नाम होता है, ठीक है। और ये ग्रॉसिलराइट, या इसका नाम है ग्रॉस्यूलर, ये भी इसका नाम है, दोनों मिनरल्स हैं। और जानते हैं ये कुछ फ्रूट में पाया जाता है, कोई फ्रूट है, कोई नाम तो भूल रहा हूं, कभी मैंने पढ़ा था बायो इनऑर्गेनिक किसी बुक में, किसी फ्रूट में भी ये पाया जाता। एनीवेज, आइए अब यहां पे मैं इसका लैटिस एनर्जी लिखने वाला हूं। 29,000 किलो जूल पर मोल। आप ही जरा सोचिए, टॉलेरेआइट या टॉल्यूरेआइट का। और ग्रॉस्यूलर जो है, या ग्रॉस्यूलराइट का 65,000 किलो जूल पर मोल। अब आप सोचिए, इस तरह से कभी भी कोई अगर आपको बोले कि स्ट्रॉन्गेस्ट आयोनिक बॉन्ड सीजियम फ्लोराइड होता है, तो उनको बोलिए कि अबे सुन, गूगल कर और सीजियम फ्लोराइड का लैटिस एनर्जी की वैल्यू निकाल के ले आ, मैं देख लूं कि सीजियम फ्लोराइड को कितनी एनर्जी दोगे कि वो ब्रेक कर जाएगा CS प्लस और F माइनस आयन में, है? और मैं तुमको टॉलेरेआइट या टॉल्यूरेआइट या ग्रॉसिलराइट का मैं आपको लैटिस एनर्जी देता हूं, और जरा देख लो तो स्ट्रॉन्गेस्ट क्या CSF है। तो माजरा क्या है, क्यों टीचर धड़ल्ले से बोलते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट आयोनिक बॉन्ड सीजियम फ्लोराइड? एक्चुअली वो जो पॉइंट है, हिसाब किताब है, वहां पर जो बातें होती है वो पीरियोडिक टेबल वाला होता है, मतलब बाइनरी कॉम्बिनेशन वाला। वहां बाइनरी कॉम्बिनेशन वाला होता है कि बाइनरी कॉम्बिनेशन का डेल्टा जी फॉर्मेशन के थ्रू वो बताया जाता है, ये बाइनरी कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। तो टॉलेरेआइट जो है ये आपका Al4PO4 होल 3 OH होल 3 फॉस्फेट है, और ये सिलिकेट है, इसका लैटिस एनर्जी का ये वैल्यू है, मतलब रेंज इसमें कुछ नहीं, इसलिए हमने क्लियर लिख दिया लिमिटलेस। क्या आपके कंपटीशन में ये चीजें डायरेक्टली आएंगी क्या, कि ध्यान से, क्या आपके कंपटीशन में ये चीजें, यहां ट्रॉल था ना लिखना, क्या आपके कंपटीशन में ये सब चीजें आएंगी? जी नहीं, हर चीज कंपटीशन में आया वैसा नहीं है, अभी तो इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो इंट्रोडक्शन लेक्चर से क्या कंपटीशन में आएगा? जो कंपटीशन में आने वाली चीजें थी वो फर्स्ट पेज में थोड़ी बहुत थी, कोई खास नहीं, बट थोड़ी बहुत थी।
अब धीरे धीरे जब हम लोग एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहां से चीजें फिर कंपटीशन पर वापस आ जाएंगी। लेकिन आखिर ये सब चीज आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं केमिकल बॉन्ड को, और आप इमेजिन करें हम जेआरएफ के स्टूडेंट हैं, तो आप यदि आप कभी कल को टीचर बनते हैं या आज अभी टीचर है, तो डेफिनेटली ये बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं यदि आप ग्रेजुएशन और मास्टर के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। लेकिन आपका तो नॉलेज होना चाहिए ना आपके पास। बच्चा आपसे पूछ रहा और आप भी आज की डेट में इतने सालों बाद बोले स्ट्रॉन्गेस्ट आयोनिक बॉन्ड इज, ऐसे नहीं होता दोस्त। ठीक है, तो आप बच्चों से क्या बोल रहे हैं, आप क्या लर्न कर रहे हैं, इन जनरल वर्ड कभी ना भूलें। इन जनरल कोवेलेंट बॉन्ड 200 to 450 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड उस रेंज में रन करती है, और आयोनिक बॉन्ड की सामान्य तौर पर कोई रेंज नहीं होती है, फिर भी 10,000 किलो जूल पर मोल के वो नीचे रहती है सामान्य तौर पर इन जनरल। एबनॉर्मली ट्रॉलियाइट, टॉलेरियाइट, ये सब जो है वो काफी हाई हो सकता है। फॉस्फेट सिलिकेट्स, रॉक्स वगैरह जो होते हैं, रॉक्स मोस्टली क्या है, सिलिकेट्स हैं। तो अब आप अनुमान लगाइए क्यों रॉक्स इतना स्टेबल होता है, क्योंकि उनकी सिलिकेट्स की लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है। आयोनिक बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी किससे डिस्कस करते हैं, लैटिस से। ठीक है, तो चलिए, और कोवेलेंट बॉन्ड में वीक में हमने दिखाया ये कॉम्बिनेशन, मैं आपको जब पढ़ाऊंगा आगे जाके कोऑर्डिनेशन वगैरह में, तो मैं ये सब चीजों से मुलाकात करवाऊंगा। ये सब चीजें आपको जाननी बेहद जरूरी है। CO5WAR है, एडक्ट है, लुईस एसिड बेस कॉम्बिनेशन के थ्रू हुआ, और इसकी बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी 3 किलो कैलोरी पर मोल, मतलब 15 किलो जूल पर मोल के भी नीचे है। तो आपने, उम्मीद है, कुछ बहुत सारी चीजें सीखी या नहीं सीखी, अच्छा फील हुआ, कुछ नयापन आया, महसूस हुआ, एक बार बताइए, और पेज को कैप्चर भी हुआ, लेकिन बताइए जरूर प्लीज। तो दोस्तों आपने देखा कर्व अपना स्पष्ट कह रहा है, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग की बातें नहीं करेंगे, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो एंटी बॉन्डिंग आने से तो बॉन्ड वीक होता है, इनफैक्ट बॉन्ड डिसोसिएशन भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ वो एग्जैक्टली कंस्ट्रक्टिव नहीं होता, डिस्ट्रक्टिव होता है। केमिकल बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो हमेशा ये पोटेंशियल एनर्जी को लोअर करने वाली चीजें होंगी, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हम लिख सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ध्यान दें। 10 बॉन्ड फॉर्मेशन is always an exothermic process। हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, क्योंकि हमने स्पष्ट किया है ये वाला प्रोसेस बॉन्ड फॉर्मेशन है। कौन वाला, ये वाला नहीं, डॉट वाला नहीं, ये वाला प्रोसेस। तो इस इतनी दूर का तो डेल्टा एच आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, ये आर था और ये पोटेंशियल एनर्जी था, तो बॉन्ड फॉर्मेशन तो हमेशा एक एक्सोथर्मिक होगा। क्या कोई भी ऐसा बॉन्ड हो सकता है जिसका फॉर्मेशन इंडोथर्मिक हो जाए? क्या ऐसा कोई भी बॉन्ड हो सकता है जिसका फॉर्मेशन इंडोथर्मिक हो जाए? क्या हमेशा एक्सोथर्मिक ही होगा, एनर्जी रिलीजिंग ही होगा? चलो आ जाओ, ध्यान से देखें। लेट फॉर्मेशन ऑफ NCl3, अब देखिए हम लोग P ब्लॉक को इसमें लगा रहे हैं, NCl3। ठीक है, NCl3 के बारे में शायद आपको पता होगा, NCl3 नहीं जानते हैं तो आप जानिए। NCl3 एक आपका येलो लिक्विड है। क्या है, येलो लिक्विड है और टॉक्सिक है। NCl3 येलो लिक्विड है, टॉक्सिक है, मतलब पॉइजनस, नेक्स्ट टू पॉइजनस ही क्या लीजिए, आपका हार्मफुल है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ NCl3। अच्छे से आ जाए, एक रिएक्शन लिखता हूं N2 प्लस Cl2, और इसको कैसे बनाओगे, NCl3 बैलेंस कर लो दोस्त, 3 लगा दोगे, 2 लगा दोगे, तो आप एक NCl3 को क्या बोल सकते हो, 6 NCl बॉन्ड्स नहीं बोल सकते हैं जी,
दो NCl3 को, क्योंकि एक NCl3 में 3 NCl बॉन्ड्स, तो दो NCl3 में आपके दो NCl3 में आपका जो है वो 6 NCl बॉन्ड्स हो गया। अच्छे से आ जाए। इस रिएक्शन का अगर डेल्टा H लूं तो डेटा वाइज +232 किलो जूल पर मोल है, प्लस साइन लगा हुआ है यहां पे। तो क्या इसका मतलब NCl बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सो हुआ या इंडो? इंडोथर्मिक। ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, येलो लिक्विड है, टॉक्सिक है और अनस्टेबल है, तभी तो डेल्टा एच पॉजिटिव आया। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप 2 मोल्स ऑफ NCl3 को हमने लिखा 6 NCl बॉन्ड्स +232 किलो, ये डाटा वाइज ऐसा होता है, मैं अभी दिखाने वाला हूं आपको, ऐसा होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसका मतलब क्या NCl बॉन्ड्स बनना पॉजिटिव में आया डेल्टा एच वैल्यू, तो क्या NCl बॉन्ड फॉर्मेशन इंडोथर्मिक हुआ? डेफिनेटली होना चाहिए। यस और नो, यस और नो, प्लीज टेल मी। NCl बॉन्ड फॉर्मेशन इज दस इंडोथर्मिक। मैं उसके अगेंस्ट जा रहा हूं इस लाइन के। तो NCl बॉन्ड फॉर्मेशन इज इंडोथर्मिक, यस और नो, टेल मी। सोचिए, बहुत सिंपल है, क्योंकि ये अनस्टेबल है। तो और इसका डाटा वाइज, अगर डाटा नहीं लिखता तो शायद आप नहीं बोलते। तो डाटा वाइज यहां पे +232 है, तो NCl बॉन्ड फॉर्मेशन इज इस तरीके से इंडोथर्मिक। दोनों बत्तियां हैं अपने पास। इस सवाल का सही जवाब है लाल वाली, ग्रीन वाली नहीं। जी नहीं, नो। NCl बॉन्ड फॉर्मेशन इज इंडोथर्मिक, नो। ध्यान से सुने, बॉन्ड फॉर्मेशन और मॉलिक्यूल फॉर्मेशन दो चीजें हैं, ठीक है? बॉन्ड फॉर्मेशन और मॉलिक्यूल फॉर्मेशन दो चीजें हैं। यहां पे बॉन्ड नहीं बन रहा, मॉलिक्यूल बन रहा है। इसीलिए जो करेक्ट जवाब है वो ये है कि ध्यान से, NCl3 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन इज इंडोथर्मिक। सर डिफरेंस क्या है? सर डिफरेंस क्या है? एरोप्लेन का पार्ट्स बना के बेचो और एरोप्लेन बेचो, डिफरेंस तो है ही ना। तो आप बॉन्ड और बॉन्ड से बने हुए मॉलिक्यूल, दोनों दो चीजें हैं और अलग अलग चीजें हैं। इसका मतलब आपने मॉलिक्यूल बनाया, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन इंडोथर्मिक। बॉन्ड फॉर्मेशन ये केमिस्ट्री का एकमात्र लाइन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कभी गलत नहीं हो सकता। कहते हैं, मेरा अपना मानना है, पूरी इनऑर्गेनिक में एक ही थियरी है कि इनऑर्गेनिक में कोई थियरी है ही नहीं। कभी भी आप इनऑर्गेनिक के कोई डेफिनेशन जिसको हमेशा फॉलो किए हो, हमेशा सही रहा हो, कभी नहीं। पूरी इनऑर्गेनिक में कोई डेफिनेशन करेक्ट नहीं है, क्योंकि इनऑर्गेनिक एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है, और उसको आप थियोरिटिकल वे में पढ़ेंगे तो डेफिनेशन गलत होगा। लेकिन ये लाइन कभी गलत नहीं होगी, कभी, मतलब कभी गलत नहीं होगी। आप इवन फिजिकल बॉन्ड भी बनाएंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक होगा, कभी भी इंडोथर्मिक नहीं होगा। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। एक्चुअली ध्यान से,
formation of NCl3 involves lots of steps. एक्चुअली इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, लॉट्स ऑफ स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे ध्यान से देखो, पहले N ट्रिपल N बॉन्ड टूटेगा, ये टूटा तो आपने यहां पर डेल्टा H दिया 945 किलो जूल पर मोल। दोस्त याद रहना है, मैं अगले लेक्चर में जब आऊंगा तो NH3 की केमिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद मैं आपको कुछ बोलूंगा कि कुछ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू याद रखें, ठीक है। तो N2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 945 किलो जूल पर मोल प्लस, अब आप चले Cl2, तो यहां पर Cl सिंगल बॉन्ड Cl को आप ब्रेक करेंगे ध्यान से, तो इसका डेल्टा H 3 इंटू 240 किलो जूल पर मोल। अगर किसी को याद होगा तो जानते हो वो तारीफ के काबिल लो, अगर याद है सारी बॉन्ड एनर्जी तो, क्योंकि N2 Cl2 ये सब बहुत कॉमन है, ठीक है। अच्छे से देखें, सेंटेंस को गौर करें, हमने लिखा था बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर आपने मॉलिक्यूल फॉर्मेशन समझ लिया तो मतलब इनऑर्गेनिक में जो हुई चीजें हो गई आपके साथ, क्या हादसा, कंफ्यूजन और कंपटीशन। जेआरएफ लिख करके पेपर आ गए, क्योंकि जेआरएफ है भाई, मजाक तो है नहीं, और वो भी मेन ग्रुप अगर कुछ आ गया आ गए, और थोड़ा सा मिसलीडिंग। ऐसा ही बॉन्ड फॉर्मेशन को दिमाग में समझ रहे मॉलिक्यूल, लेकिन जो पर बहुत इनऑर्गेनिक में ये चीज है, उसके बाद आ गए और अरे ये तो सिर्फ सेट, क्या हुआ, थोड़े हिंदी मीडियम के स्टूडेंट तो ले लुट्टा, ये तो डूब गया सब। तो आपके बाद में ले लुट्टा करने से या और सेट करने से कुछ नहीं होने वाला, आपका गया तो गया, ठीक है। तो NO का भी मॉलिक्यूल फॉर्मेशन और बॉन्ड फॉर्मेशन चीजें अलग अलग हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन में आपको देखना है कि बॉन्ड डिसोसिएशन में एनर्जी देनी होगी, तो जाहिर सी बात है फॉर्मेशन में एनर्जी लिबरेट होगी, ठीक है। मॉलिक्यूल बनाने के दौरान अलग बातें होती है। जैसे आ जाइए यहां पे, आपने N2 का कैसे, आपको आखिर कैसे बनेगा, 6 NCl बॉन्ड्स लाने हैं, तो पहले स्टेप वाइज आएंगे। तो यहां से आपको 2 मोल नाइट्रोजन एटम्स मिलेंगे, 2 मोल, और यहां से आपको 6 मोल्स क्लोरीन एटम्स मिलेंगे, एटम्स मिलेंगे। अच्छे से देखें, और यहां पर आपको 2 मोल्स। अब आपका ये और ये कंबाइन होगा, ठीक है, और इससे कंबाइन होके आप 6 मोल्स NCl बॉन्ड्स बनाएंगे। और यही जो प्रोसेस है ये बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है। ध्यान से देखिए, यही प्रोसेस क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन। इसीलिए ये प्रोसेस एक्सो होगा। यहां डेल्टा H नेगेटिव होगी, कितनी, एक NCl को तोड़ने में जितना लगा उतना ही नेगेटिव। ध्यान से देखें, जैसे एक Cl को तोड़ने में एक मोल को लगा 240 और N ट्रिपल N बॉन्ड को तोड़ने में लगा 945, वैसे ही NCl को तोड़ने में इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नहीं बोलनी चाहिए, बॉन्ड एनर्जी बोलनी चाहिए। इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है, क्यों बॉन्ड डिसोसिएशन नहीं बोलनी चाहिए, बॉन्ड एनर्जी बोलनी चाहिए, अगले लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी डाइवर्ट ना करें। तो ये है 200 किलो जूल प्लस में, चूंकि एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड ब्रेक करने में आपको, तो बनने में उतनी ही रिलीज होगी। तो 6 इंटू 200, आप समझ रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं ना, माइनस लिबरेट हुआ, और ब्रेक करने में 200 किलो जूल पर मोल लगता है, तो फॉर्मेशन में 200 किलो जूल पर मोल रिलीज होगा, और आपने 6 मोल NCl बॉन्ड्स बनाए हैं दोनों को कंबाइन करके। तो अब आपका आ जाओ, सो इक्वेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, कंप्लीट रिएक्शन का हीट ऑफ फॉर्मेशन, जो आपका नेट डेल्टा HF होगा। ध्यान से सुने, सबसे पहले आपने टोटल में उस इक्वेशन में कंप्लीट में आपने जो लगाया 945 किलो जूल लगाया, उसके बाद आपने लगाया 720 किलो जूल लगाया, उसके बाद आपने लिबरेट किया -1200 किलो जूल, और इससे ये जो आपने किया ये 6 मोल्स NCl बॉन्ड्स के लिए, या इसको बोल लो 2 मोल्स NCl3 के लिए, हुआ ना। तो अब इसको जोड़ लो, 1665 -1200 तो -465,
तो अगर आप हीट ऑफ फॉर्मेशन पर मोल निकालें NCl3 का, तो दोस्त डिवाइडेड बाय 2, तो ध्यान से प्लस आ गया ना, प्लस आ गया, सॉरी सॉरी ये माइनस था, ये प्लस आ गया, सॉरी, अरे 1600 प्लस में या 1200, तो यहां प्लस में हो गया, तो क्या आ गया प्लस 232.5 किलोजूल पर मोल। तो आपने क्या देखा, 1 मोल NCl3 बनाने में आपको 232.5 किलोजूल एनर्जी खर्च करनी पड़ी NCl3 बनाने में, बट NCl बॉन्ड बनने के दौरान पर मोल 200 किलोजूल रिलीज हुई थी एनर्जी। तो इस तरह से NCl3 का जो आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन आपने लिखा, इक्वेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन के थ्रू जो आपका एंथैल्पी फॉर्मेशन आपने लिखा, वो पॉजिटिव आया। मतलब क्या हुआ, NCl बॉन्ड फॉर्मेशन एंडोथर्मिक था, ये गलत है, आपको बोलना पड़ेगा NCl3 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन एंडोथर्मिक है। तो क्या कंक्लूजन किया, NCl बॉन्ड फॉर्मेशन और एक बातें हो गई NCl3 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। 2 बातें, आप क्या क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर ये वाला एक्सो और सर ये वाला इंडो। क्या अब आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ? ये दुनिया इधर की उधर हो जाए और इधर की उधर होने में भी बॉन्ड बनेगा ही और बॉन्ड टूटेगा ही, ठीक है। तो ये दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन हर हाल में एक्सोथर्मिक प्रोसेस रहेगा, इसमें कहीं भी इंडोथर्मिक ये प्रोसेस नहीं हो सकता। मॉलिक्यूल फॉर्मेशन इंडोथर्मिक हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। अच्छे से समझ में आया आपको बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का? तो एक बार एकदम पूरे एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ बता दें, हाँ सर क्लियर है, बढ़िया से क्लियर है। फिर मैं अगले पेज में आता हूं जल्दी से। तो दोस्तों अब हम लोग NH3 की कहानी पर एंटर करते हैं। हालांकि एक चीज अब बहुत क्लियर है, कोई भी मॉलिक्यूल का अगर डेल्टा HF हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब कंप्लीट, जब उसका कहानी आप उसका एल्जेब्रिक सम निकालेंगे सारे एनर्जी का, जो भी एनर्जी उसने लगाई है और रिलीज करी है, तो अगर अभी भी आप ये बात बोलेंगे कि स्टिल पेज नंबर हमारा आज का हो जाएगा ये शायद 4 नहीं 5, अभी भी आप यह बात बोलेंगे स्टिल अगर डेल्टा HF पॉजिटिव है तो इसका मतलब यूजुअली अनस्टेबल मॉलिक्यूल होगा वो। हालांकि डेल्टा जी डिसाइड करता है स्टेबिलिटी को, लेकिन फिर भी डेल्टा HF अगर पॉजिटिव है तो सामान्य तौर पर जो देखने को मिलता है, फिर इन जनरल ही बात कर रहा हूं, कि आपका वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल दिखेगा। और अगर डेल्टा HF आपको नेगेटिव दिखेगा तो यूजुअली स्टेबल मॉलिक्यूल दिखेगा, ठीक है। तो मैं आ रहा हूं कहानी केमिस्ट्री ऑफ NH3 पे, ठीक है। चूंकि बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस था, बट मॉलिक्यूल फॉर्मेशन दोनों हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर पे कोई मॉलिक्यूल स्टेबल है तो ये नेगेटिव और वो पॉजिटिव, ठीक है। तो NH3 की केमिस्ट्री पर आ जाऊं, NF3 NCl3 NBr3 और Ni3, समझते जाए। अगर आप सबसे पहले इन सब के बातों पर अगर आप गौर कर ले, सबसे पहले डेल्टा HF पे ही चर्चा कर ले, ठीक है, फॉर्मेशन पे ही स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। तो NCl3 का अभी अभी आपने लिखा प्लस 232.5 या 232 ही लिखो चलो, किलो जूल पर मोल। इन दोनों का और बड़ा लार्ज पॉजिटिव है, मतलब ऐसे लिखें, दे डू नॉट नोन एट स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब जो सिंपल जनरल कंडीशन है, रूम टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस पर तो ये दोनों नोन भी नहीं है। और NCl3 का मतलब 232 किलोजूल पर मोल, तो जाहिर सी बात है आप इसको दोस्त अनस्टेबल बोलते हैं। और ये लोग का तो इसका मतलब डेफिनेटली पॉजिटिव ही होगा, तभी तो नहीं नोन है।
अब आ जाए इस पर, इसका हम लोग क्यों ना हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल ही ले, क्या परेशानी है, निकाल सकते हैं, निकालिए। N2 को तोड़ेंगे, निकाल लीजिए ना, तो निकाल लेंगे आप 2NF3। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन पर मोल जब लेंगे, पर मोल ऑफ NF3, तो कितना हो जाएगा, ठीक से देख ले। 945 प्लस 150 के आसपास होता है FF का, लगभग 156 होता है, तो चलो 150 ही ले लो, करीब करीब। तो 150 और इसमें हो जाएगा 3 मोल ना, तो 450, और इसके बाद आ जाएगा -6 इंटू NF का हो जाएगा आपको, ऐसे निकाल लेते हैं, 109 तो 220, और ये चला गया, 1 मिनट, मैं अपने तरीके से याद रखता हूं, 1300, 1300, 1400 है करीब करीब, तो 1400 है, तो माइनस में जाना होगा 290 के आसपास जाना चाहिए, नहीं सॉरी 300 समथिंग, 300 नहीं, 3 नहीं जाएगा, हाँ 270 कह रहा हूं, ठीक है। कौन सा, NF 270 के आसपास गया। सर कैसे कैसे निकाले दिमाग से अगर स्लिप किया तो कैसे निकाले, चलो कोई नहीं, मैं बता रहा हूं। तो 6 इंटू 270 के आसपास गया, अप्रोक्सीमेशन में चल रहा है, तो हाँ सॉरी, अब डिवाइडेड बाय आपका ये 2 है, तो कितना आ गया जरा देखिए अच्छे से, लगभग 1500, सॉरी 1400 हुआ ना, लगभग 1400, और माइनस में कितना हो गया आपका 0 डिवाइडेड बाय 2, तो -420 सॉरी 14 है और ये 16 हुआ ना जी, कहां पे मिस्टेक कर रहे हैं, NaCl था 200, 270 हमने लिया, 1 मिनट 0, हाँ ठीक है, और ये सही है, तो ये हुआ आपका, हाँ सही तो है, सही है, सॉरी 4 लिख दिया था, 220 और डिवाइडेड बाय 2 माइनस 110 किलोजूल पर मोल। कैसे हमने याद किया, थोड़ा सा अगर स्लिप हुए थे वैल्यू के हिसाब से, तो कैसे हमने पकड़ लिया, मेरे को एक चीज याद था कि इसका 110 किलोजूल पर मोल होता है, 109 होता है, ये मेरे को ध्यान में था NF3 का। तो अगर ये ध्यान में था, और दूसरी बात, जो NF-NCl बॉन्ड होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वजह से और EN डिफरेंस की वजह से बॉन्ड एनर्जी उसकी ज्यादा होगी, नहीं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा होने से बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। तो देखो इसकी और इसकी तो हमने 200 किलोजूल पर मोल ले लिए, तो एक तो पहला हिंट इससे ज्यादा होगी। अब दूसरा हिंट मेरे को लाना था 110 डिवाइडेड बाय 2 करके, मतलब डिफरेंस अभी भी लाना, इसलिए मैंने लिखा डिफरेंस अभी भी लाना था 220। तो 220 कब आएगा, जब पॉजिटिव है 1400, तो इसका कब आएगा, जब 1660 करके लिखूंगा, इस हिसाब से मैं लिखूंगा, तो ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली निकल गया। तो चलिए एनीवेज, अगर वैल्यू याद है तो ज्यादा इजी है, तो हमने कर दिया, ये आया आपको -109 किलोजूल पर मोल। कहने का मतलब 910 जो लिखो, कहने का मतलब है ओनली NF3 is only NX3 which having negative enthalpy of formation, इसीलिए आप इसको स्टेबल बोलेंगे, डज नॉट रिलीज फ्लोरीन, ठीक है, इजीली, आसानी से ये फ्लोरीन रिलीज नहीं करेगा, मतलब डिकम्पोजिशन नहीं होगा, इसीलिए सेफ है टच करने में, नहीं तो आप इसको टच नहीं कर सकते थे। सर एक बार फिर से बोलिए, क्या बोला, फ्लोरीन गैस एक्सट्रीमली खतरनाक होता है,
अगर ये NF3 की बात मैं कर रहा हूं, अगर NF3 कहीं पर है तो चूंकि उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन, एक बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, चूंकि इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन उसका नेगेटिव है तो स्टेबल मॉलिक्यूल है, और अच्छा खासा ठीक ठाक नेगेटिव है तो स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो वो ब्रेक डाउन नहीं करेगा। किसमें? N2+F2 में। वहीं पर NCl3 का पॉजिटिव है, NCl3 का पॉजिटिव है, तो उल्टा रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा जब उसका ब्रेकिंग करेंगे आप N2+Cl2 में जाना। समझ रहे मेरी बात को? यदि वो अनस्टेबल है, जैसे इन लोगों का रिवर्स, इन लोगों का जो डिकम्पोजिशन होगा वो एक्सोथर्मिक होगा, इन लोगों का डिकम्पोजिशन एक्सोथर्मिक होगा। इसीलिए ये सारे के सारे पावरफुल एक्सप्लोसिव्स होते हैं, विस्फोटक होते हैं। मैं अभी सब पर बात करूंगा, बहुत भयानक विस्फोटक होते हैं। Ni3 तो पागल कर देगा, Ni3 तो विस्फोट कर गया तो आपका मोहल्ला तबाह हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एनीवेज मैं क्या बोल रहा था, तो इनका चूंकि फॉर्मेशन NCl3 से ही फॉर्मेशन इंडोथर्मिक है, तो इसका जो रिवर्स होगा डिकम्पोजिशन N2+Cl2 में टूटने का प्रोसेस, वो एक्सोथर्मिक होगा, डिकम्पोजिशन एक्सोथर्मिक होगा। ये लोग तो और एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन अगर थियोरेटिकली बात करें, बनता ही नहीं है तो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या, कुछ नहीं। फिर भी थियोरेटिकली बात करें तो सर पॉजिटिव होता होगा काफी बड़ा, तो इनका जो डिकम्पोजिशन होगा और बड़ा एक्सोथर्मिक होगा। समझ रहे मेरी बात को? तो ये आपका NF3 इस तरह से स्टेबल हुआ क्योंकि फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है, स्टेबल है, तो ये इन लोगों की तरह टूट के अपने आप क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जैसा खतरनाक गैस नहीं देगा, ये नहीं टूटेगा। जबकि फ्लोरीन गैस ज्यादा खतरनाक है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से। क्लोरीन सूंघ लोगे, इनहेल कर लोगे तो मर नहीं जाओगे, लेकिन फ्लोरीन इनहेल कर लोगे तो दोबारा कोई चीज दुनिया में इनहेल नहीं कर पाओगे। मतलब आपका म्यूकस मेम्ब्रेन पूरा जल जाएगा, पूरा म्यूकस मेम्ब्रेन जल जाएगा, और आपकी सूंघने की शक्ति परमानेंट चली जाएगी अगर आपने फ्लोरीन इनहेल कर लिया। फ्लोरीन इतना खतरनाक होता है क्योंकि फ्लोरीन जैसे इनहेल करोगे तो अंदर के मॉइस्चर से, म्यूकस मेम्ब्रेन के मॉइस्चर से, जब आप नेस्ट्रल्स होकर नेजल एंट्री होगी तो मॉइस्चर वाटर से रिएक्ट करके HF बनेगा। आपको पता है HF कितना खतरनाक होगा? शायद उंगली डुबो दोगे HF में तो उंगली गायब हो जाएगी आपकी। ठीक है, NF3 कोई मामूली चीज नहीं है, मैं अभी बताऊंगा NF3 की कहानी, हिल जाओगे। NF3 जो बना था, पहली बार जो लेबोरेटरी में NF3 बना था, तो वो बनाए थे उन्होंने, अरे बहुत लंबा टाइम हो गया पढ़े पढ़ाए हुए, ड्यूलोंग का आपने नाम सुना होगा, DULONG, ड्यूलोंग पैकेट्स लॉ जो आप पढ़ते हैं, ड्यूलोंग। तो 1812 में शायद, 1812 में शायद बना था। तो पहली बार जो NF3 बना था ना, तो ड्यूलोंग साहब ने बनाया था, बनाने के दौरान उनकी 2 उंगली चली गई। NF3 इतना खतरनाक होता है, समझाएंगे आगे आपको धीरे धीरे हम लोग, फ्लोरीन गैस की वजह से। तो चलिए उस पर हम लोग बाद में जाएंगे, अभी आते हैं यहां पे, उस स्टोरी को हम लोग डिस्कस करेंगे। NF3 नहीं, सॉरी, NF3 इस तरह से थोड़ा स्टेबल हुआ क्योंकि इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव है, और ये कोई फ्लोरीन रिलीज ऐसे नॉर्मली नहीं करेगा, डिकम्पोजिशन इसका इंडोथर्मिक होगा, डिकम्पोजिशन इसका एक्सोथर्मिक नहीं हुआ। अब पॉइंट क्या है, इसीलिए आप इसको नॉट हैजार्डस टू टच, ठीक है, और अकेला NH3 हुआ जो नेगेटिव डेल्टा H वाला स्टेबल हुआ। अब आ जाइए बाकी के बारे में, चलो अगले पेज में आते हैं, पहले इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी को हम लोग अब एक्सप्लेन करते हैं, बड़ी केमिस्ट्री उन लोगों की, प्लीज जल्दी से। अभी बहुत सारी बातें आएंगी, एकदम इत्मीनान रखें, धैर्य से रखें रहे, और एकदम देखें, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। और एक लेक्चर में नाइट्रोजन ट्राइहैलाइड कंप्लीट नहीं होने जा रहा, फिर अगले लेक्चर में हम लोग नाइट्रोजन ट्राइहैलाइड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हाँ, तो मैंने बोला कि NBr3 और Ni3 एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन लोगों की हद देखिए, 2 चीजें वो पढ़ते हैं, एक बॉन्ड एंगल NBr3 Ni3 में किसका ज्यादा होगा, लोग इतना तक पढ़ा देते हैं आयोडीन में हिंड्रेंस ज्यादा इसलिए Ni3 की बॉन्ड एंगल ज्यादा होगी, वो भी गलत। दूसरा ये भी पढ़ा देते हैं बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, दोनों चीजें गलत। ठीक है, चलिए आइए कहानी सीखते हैं हम लोग। इस तरह से आपका NF3
बॉन्ड एंगल इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बट लोन पेयर है तो बॉन्ड एंगल तो 109 से कम होगा, ये तो समझ ही रहे हो, क्योंकि परसेंटेज ज्यादा लिया तो बेंड्स रूल से इधर कम, तो इसकी बॉन्ड एंगल 102.5 डिग्री है, याद रखनी है वैल्यू पॉइंट। और हाँ, NCl3 को हमने बैक बॉन्डिंग वाले लेक्चर में भी अच्छे से आपको सिखाया था, ठीक है, कि यहां पर भी हाइब्रिडेशन sp3 होगी और इसकी बॉन्ड एंगल 2p3d इनइफेक्टिव बैक बॉन्डिंग है, इसमें इनइफेक्टिव बैक बॉन्डिंग है, अगर इफेक्टिव होती तो sp2 हाइब्रिडेशन हो जाती, और इसकी बॉन्ड एंगल हमने आपको करवाई थी, याद हो अगर 107.8। वहीं पे हमने बोला कि NBr3 में और Ni3 की अगर बात करें तो होना तो ऐसे ही चाहिए, इसी तरीके का बनाना चाहिए, लेकिन मैं बनाऊंगा नहीं। इन दोनों के बारे में मैंने क्या बोला कि दोनों का हिट ऑफ फॉर्मेशन आपका पॉजिटिव है और नॉट नोन एट स्टैंडर्ड कंडीशन। चलिए कलर वलर के बारे में भी बातें करें हम लोग धीरे धीरे सब कुछ, ठीक है। ये स्टेबल हमने बोला, और इसके बारे में हमने बोला अनस्टेबल है। ये हमने बोला कलरलेस गैस है, और ये हमने बोला येलो लिक्विड है, ठीक है। अब अगली बारी इन दोनों में, इन सब में अगर इस तरीके से बोलो स्टेबिलिटी किधर है, तो ऊपर के तरफ, पहला पॉइंट स्टेबिलिटी किधर है, ऊपर के तरफ। आप स्टेबिलिटी सबका डिस्कस कर सकते हैं। बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा, तो NF3 से ज्यादा NCl3, इससे ज्यादा बातें नहीं करें, आगे वाली बातें नहीं करें, क्योंकि NBr3 ध्यान से देखें, अगर आप इसकी बात करेंगे ना तो एक्सप्लोड्स बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप सोचें -100, अब आप सोचें ये -100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे एक्सप्लोड कर जाता है, एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन होके कैसे जाएगा, NBr3 किस में चले जाएगा, एक्सप्लोजन के बाद विस्फोट होके N2 प्लस Br2 में, ठीक है। तो और इस तरह से ये किस में चले आएगा, वायलेट वेपर्स, सॉरी रेड वेपर्स। और Ni3 के बारे में अब जानो, वेरी वेरी पावरफुल एक्सप्लोसिव, ये और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी और कमजोर है, डेल्टा HF और बड़ा पॉजिटिव है। तो एक्सप्लोजन के बाद अपीयर होगा किस फॉर्म में, अपीयर्स ऑन एज वायलेट वेपर के फॉर्म में। वायलेट वेपर्स किसका, I2 का ना। तो ये दोनों है, ये भी एक्सप्लोसिव्स ये भी है, लेकिन ये दोनों और ज्यादा है। तो एंगल में इसी दोनों की चर्चा करेंगे। एक्सप्लोसिव प्रॉपर्टी किस में ज्यादा है, किस में ज्यादा है, NF3 में तो एक्सप्लोसिव प्रॉपर्टी है ही नहीं, क्योंकि वो स्टेबल है। तो इससे ज्यादा किस में है, NCl3 में, इससे ज्यादा किस में है, NBr3 में, और बहुत ज्यादा किस में है, Ni3 में, ठीक है। तो एक्सप्लोसिव प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप आपका बढ़ते चला गया ड्यू टू वीकेनिंग ऑफ बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड नीचे जाने पर कमजोर हो गया, वीकेनिंग ऑफ बॉन्ड्स, NX बॉन्ड्स धीरे धीरे कमजोर हुआ। तो NF3 आपका स्टेबल है, ठीक है, लेकिन ये सब अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है और ये सब नॉन भी है। अगर आप चाहे तो -100 पे आपके, आप जरा सोचिए, -100 पे आकर के ये एक्सप्लोड कर जाता है, -100 पे एक्सप्लोजन हो सकता है। तो रूम टेम्परेचर पर आप कैसे इमेजिन कर सकते हो उसको। तो अगर आप इसको सॉलिड में देखना चाहते हैं, ये लिक्विड होता है, NBr3 लिक्विड है, जैसे ये हमने क्या बोला, येलो लिक्विड, सॉरी लिक्विड कह रहे हैं, सॉलिड है, ब्लैक सॉलिड। लेकिन ये ब्लैक सॉलिड किस पर, जरा अनुमान लगाएं, रूम टेम्परेचर पर नहीं जी, नहीं ना, क्योंकि रूम टेम्परेचर से बहुत पहले -100 पे ये क्या कर गया, एक्सप्लोजन में चला गया, समझ रहे हैं। इसीलिए आप इसको ब्लैक सॉलिड जो बोलेंगे वो रूम टेम्परेचर पर नहीं है, रूम टेम्परेचर से तक तो आते आते ये रेड वेपर में कन्वर्ट कर गया, और ये रूम टेम्परेचर पर आते आते ये वायलेट वेपर में कन्वर्ट कर गया।
क्लियर है? तो ये ब्लैक सॉलिड है जब इसको आप सॉलिड फेज में रख रहे हैं। NI3 जैसे अगर मैं बोलूं कि मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, जैसे ध्यान से देख लो, बॉइलिंग पॉइंट NF3 NCl3 में किसका ज्यादा होगा? जाहिर सी बात है NCl3 का, क्योंकि ये लिक्विड है और ये सॉलिड है। अब इधर तो अगर एक्सपेक्टेड इधर लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट में नहीं, इधर मेल्टिंग पॉइंट लगाइए इन लोगों का, ध्यान से, सही है? क्या मतलब? आप इसके बीपी को, बातों को समझिए। बॉन्ड एंगल में बाकी दो क्यों नहीं लिया? नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। एक्सप्लोसिव में इसको क्यों नहीं लिया? ये एक्सप्लोसिव प्रॉपर्टी है नहीं। अब आ जाइए बॉइलिंग पॉइंट में मैंने NBr3 NI3 क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो लिक्विड, वो सॉलिड से सीधा सब्लिमेशन में उड़ जाता है। जैसे NBr3 सॉलिड था, -100 के नीचे, -100 पर आया, वो लिक्विड में नहीं गया, सॉलिड सीधा सब्लिम किया। जैसे NI3 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो NI3 का बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, तो ये जब आप इसको -20 पर लाएंगे तो सब्लिम कर जाएगा, मतलब सीधा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? आयोडीन के वेपर में ब्रेक करके। और उसका डिकम्पोजिशन जो होगा NI3 का, क्या बोला हमने? सब्लिम्स एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड। किस फॉर्म में? एज वायलेट वेपर्स। अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, प्लीज मजाक किराना करें, अच्छे से सीखें। और हमने बोला आपको जो एक चीज बता रहे थे आपसे, क्या हाँ, इसका आ जाइए, जब NI3 टूटेगा किसमें? N2+I2 में, सब्लिमेशन एक्सप्लोजन हुआ उस दौरान, डेल्टा H -290। चौंकना चाहिए आपको, -300 किलो जूल पर मोल उसका डिकम्पोजिशन। अंदाजा लगा रहे हैं आप कि कितना ज्यादा पावरफुल वो एक्सप्लोसिव होगा NI3? NI3 को आप रख ही नहीं सकते हैं। कैसे रखेंगे आप NI3 को? NI3 बहुत एक्सप्लोसिव है। आप उसको, वो NCl3 के पास से ही सबकी हालत खराब है। NCl3 तो लाइट की तरफ सेंसिटिव है, तो सोचिए इन लोगों का क्या हाल होगा। इनके बारे में मैंने क्या बोला? इवन सेंसिटिव टुवर्ड्स लाइट, लाइट पड़ने पर ब्रेक कर जाएगा। तो जरा सोचिए इन लोगों की हालत क्या होगी। हमने NI3 को आपको दिखाया। तीन चीज को फोकस करेंगे अच्छे से, एक NF3, एक NCl3 और एक NI3, इन तीन को अच्छे से फोकस करना, तीन चीजों को। तो हमने बोला जब ये लाइट की तरफ सेंसिटिव है तो NBr3 NI3 तो और नहीं सोच सकते हैं। NI3 को जरा आप देखिए, इसका जो डिकम्पोजिशन है, जब आप ये -20 पे आके सब्लिम हो जाएगा, ठीक है, सब्लिम्स, टी हट गया, गलती से लिखा गया था, तो -290 किलो जूल पर मोल आया। इससे दिखता है कि NI3 कितना ज्यादा वेरी वेरी पावरफुल एक्सप्लोसिव हुआ। आप जानते हैं, अब आइए इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री। आप अगर इसके एक्सप्लोसिव कैरेक्टर को दबाना चाहे तो अमोनिया ऐड करके रखते हैं। क्या बोला मैंने? अब सुनिए, अब देखिए, आप लोग JRF के स्टूडेंट, आप एक कंपाउंड खूब देखे होंगे, NH3.NI3, बहुत फेमस कंपाउंड है। क्या हम सही बोल रहे हैं? NH3.NI3, बताइए मेरे को, सुने हैं आप ऐसा ना? बहुत बार आपके सामने से गुजरा है कि नहीं? NH3.NI3। देखिए, किसी ने लिखा है कि NI3, बेसिक NI3 ज्यादा तो ऑर्गेनिक वाले सर लोग इंडक्टिव से एक्सप्लेन करके मजा, हाँ वही होता है। बहुत चीजों में मजा आती है, हाइब्रिडेशन पढ़ने में कैसे मजा आता है, जबकि हाइब्रिडेशन एग्जिस्ट नहीं करता। बहुत चीजों में से मजा आता है। डांसिंग रेजोनेंस पढ़ने में कितना मजा आता है, जबकि प्रैक्टिकल एविडेंस उसका होता नहीं है। हम लोग एमओटी से उसका सिग्मा और सिग्मा स्टार के हाइपर कंजुगेशन के थ्रू उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसी चीज की स्टेबिलिटी को। जैसे क्या होता है आपका, तो खैर एनीवेज,
तो बहुत सारी चीजों में मजा आता है, बट हम लोगों को समझना पड़ेगा कि प्रैक्टिकल लेवल पर बातें क्या है। NI3 बहुत पावरफुल एक्सप्लोसिव है, हमने आपको क्लियर कर दिया NBr3 और NI3 की केमिस्ट्री में आपको सावधान रहना। आप बॉन्ड एंगल भी हमने दिखा दिया कि बॉन्ड एंगल आप उसके आगे ना जाएं, एक्सप्लोसिव प्रॉपर्टी में ये छोड़ दें, बॉइलिंग पॉइंट में इन दोनों के बाद ना करें, क्योंकि वो लोग तो कभी कोई गैस बन ही नहीं सकता है। बॉइलिंग पॉइंट किसका पता चलेगा? जो गैस में कन्वर्ट होगा उसका ना। तो इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट कैसे आपको पता चलेगा? वो गैस में तो गया नहीं, तो बॉइलिंग पॉइंट पता नहीं चलेगा। समझिए चीजों को, मेल्टिंग पॉइंट में आ गए तो सबका डिस्कस हो सकता है, इन लोगों का इसलिए क्योंकि सॉलिड के फॉर्म में रह सकता है। जैसे हमने क्या बताया कि NBr3 सॉलिड फॉर्म में क्या रहता है आपका, ब्लैक है, और जब ये -100 पे आके एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोड करता है, टूटता है, तो किस में? Br2 में, रेड वेपर में। ब्रोमीन का कलर रेड होता है, रेडिश ब्राउन, तो रेड वेपर में कन्वर्ट किया। तो NI3 के साथ भी यही हिसाब किताब है कि NI3 जो है वो आयोडीन में चला गया, -20 पर सबलिम कर गया और आयोडीन में ब्रेक कर गया, आयोडीन का वॉयलेट वेपर्स आ गया। NI3 काफी ज्यादा पावरफुल एक्सप्लोसिव हुआ। अगर आप इसके एक्सप्लोजन कैरेक्टर को डिप्रेस करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, तो आपको अमोनिया डाल के रखना पड़ेगा। इसीलिए हमने बोला NI3.NH3 बहुत फेमस कंपाउंड है। इट्स एक्सप्लोजन कैरेक्टर is controlled और डिप्रेस्ड, बहुत इंटरेस्टिंग है, बाय एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ अमोनिया। एक्सेस ऑफ अमोनिया, इस चीज को मैं एक बार अगले पेज में फिर से लिखता हूं थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि यहां स्पेस नहीं है। ऐसे ही ऑलरेडी बहुत सारा छोटा लिखना पड़ा है, तो इसमें स्पेस कम है, तो इसमें थोड़ा इसको मैं अगले पेज में करता हूं। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लें और मेरे को बताएं समझ में आई चीजें अच्छे से या नहीं, प्लीज एक बार बताएं। और वीडियो से कहीं जाए नहीं, अगला पेज और भी मजेदार होने वाला है, प्लीज एक बार बताइए मेरे को जल्दी से। चलिए आज के आखिरी पेज में और 7th लेक्चर में हम लोग 7th पेज में हम लोग हैं। हमने बोला, ध्यान से देखें, हमने बोला कि एक्सप्लोसिव कैरेक्टर ऑफ NI3 is controlled by addition of excess NH3 फॉर्मिंग, मतलब NH3 उसको प्रिजर्व कर रहा है। NH3 जो है इसका क्या है? प्रिजर्वेटिंग एजेंट हुआ, इसके लिए प्रिजर्वेटिंग एजेंट हुआ। देखते जाए अच्छे से, फॉर्मिंग NH3 डॉट NI3, पहले NI3 को लिखो बाद में NH3 को, NI3 डॉट NH3 टू NI3 डॉट, अच्छे से देखेंगे, 6NH3 क्रिस्टल्स। ये क्रिस्टल्स है। क्रिस्टल वर्ड हमने लिख दिया, मतलब एटम्स मोबाइल नहीं है, फिक्स पोजीशन पर है। क्रिस्टल आप समझते हैं, तभी नाम देते हैं। हमने बोला कि NI3 के एक्सप्लोसिव कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं एक्सेस अमोनिया डाल के, और डालेंगे आप तो NI3 से लेकर के NI3.NH3 से लेकर NI3.6NH3 तक मिलता है। मतलब NI3 दैट इज NI3 इज नोन, या हाँ नोन एज इट्स अमोनिएट्स, नहीं, इट्स अमोनिएट्स NI3.X-NH3, ध्यान से। और ये एडक्ट है। क्या है? एडक्ट। एडक्ट क्या होता है आपको हमने बताया है, लुईस एसिड और लुईस बेस के कॉम्बिनेशन को आप एडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका, जब आप अमोनिया में उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, तो ज्यादा अगर आपने अमोनिया डाला तो NI3.6NH3 तक चले जाएगा, आपने कम अमोनिया डाला तो NI3.NH3 तक चले जाएगा, इक्विमोलर 1:1 रेशियो में। ध्यान से देखिए, अब ये जो आपका जितना भी है, ध्यान से, मान लो XNH3 आपने लिया, चाहे 6 हो कि 5 हो, ये रिलीजेज
अमोनिया वेरी स्लोली, धीरे धीरे ये अमोनिया रिलीज करता और ये स्टेबल हुआ। दोस्त ये स्टेबल हुआ, जो NI3 और अमोनिया का जो क्रिस्टल है ये स्टेबल हुआ। NI3 अकेले होता ही नहीं है, अमोनिया में प्रिजर्व करके हम लोग रख रहे हैं, अब ये स्टेबल हुआ, इसमें एक्सप्लोसिव प्रॉपर्टी नहीं है। ये धीरे धीरे रखेंगे तो रिलीजेस अमोनिया वेरी स्लोली और ये कन्वर्ट हो जाएगा Ni3.NH3 पर। नहीं समझे? 1:1 एडक्ट पर। इसका स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आप JRF के स्टूडेंट हैं, आपको तो आना ही आना है इसको। इसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। किस तरीके से? ये देखने से लग रहा है मोनोमेरिक, जी नहीं, ये मोनोमेरिक नहीं है, ये चेन पॉलीमर है। ये मोनोमेरिक देखने से लग रहा है, ये चेन पॉलीमर है। अच्छे से देखें, ये पॉलीमेरिक फॉर्म में है, ठीक है। ये मोनोमेरिक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये 1:1 एडक्ट है। कॉम्बिनेशन देखने से लग रहा है कि एक NI3 के साथ एक NH3 है, लेकिन एक NI3 के साथ एक NH3 नहीं है, ये एकदम पॉलीमेराइज है। तो अब चलिए ये कैसा है, इसके स्ट्रक्चर पर बात करें। आप छान लें पूरा गूगल को और Ni3.NH3 का स्ट्रक्चर निकाल के दिखा दे मेरे को। पूरा गूगल छान ले, बट Ni3.NH3 का स्ट्रक्चर निकाल दे, नहीं निकाल पाएंगे। आइए अच्छे से स्ट्रक्चर पर बात करते हैं, कैसे होगा। ध्यान से देखें, यहां पे लिखा हमने, देखो स्ट्रक्चर के लिए स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूं। Ni3 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 Ni3, ऐसे करके हम लोग फैलाते चले गए चेन पॉलीमर, ठीक है। अब क्या होगा, सब में NH3 ऐड हो गया, चूंकि 1:1 पर है तो सब में NH3 ऐड हुआ। देखते जाएं, सब में NH3 ऐड हो गया। सर ये एडक्ट है, तो एडक्ट तो लुईस एसिड और बेस सर कंबाइन करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। तो सर ये कैसे होगा, इस स्ट्रक्चर को आप और इलैबोरेट करें, एक्सप्लेन करें। ध्यान से देखें, मैं एक्सप्लेन, देखो बनाने का मैं तरीका सिखा रहा हूं। मैं चाहता तो एक लाइन में स्ट्रक्चर खींच देता, लेकिन मैं समझा रहा हूं आपको कि पहले Ni3 ऐसे जिगजैग टाइप का आप चलो लिख लिया, चेन पॉलीमर, ठीक। अब चूंकि 1:1 एडक्ट है आपका, तो 1:1 एडक्ट है, तो हर Ni3 से हमने NH3 को कंबाइन किया, Ni3 से NH3, Ni3 से NH3, Ni3 से NH3। Ni3 सॉलिड फेज में नोन हो सकता है। मैं बताना वहां भूल गया था, बोला ना इतनी सारी बातें हैं दिमाग में, कुछ रहती है, कुछ चीजें स्केप कर जाती है। जैसे NBr3 का सॉलिड हमने लिखा, ब्लैक, Ni3 का हमने नहीं लिखा। Ni3 वाला सॉलिड भी मैं यहां कहीं लिख देता हूं, नहीं तो फिर दिमाग से स्लिप कर जाएगा। नहीं, देखो Ni3 सॉलिड ये कैसा होता है, ये भी पॉलीमेरिक चेन पॉलीमर होता है, पॉलीमेरिक चेन पॉलीमर होता है। देखो कैसा, INI2 ऐसा चेन पॉलीमर, INI2 इस फॉर्म में ये फैलता है, ठीक है। हालांकि NBr3 चेन पॉलीमर नहीं होता, लेकिन Ni3 जो है वो सॉलिड फेज में, NH3 लिख दिए, Ni3 जो वो सॉलिड फेज में जो हमने बोला वो चेन पॉलीमर है। फिर तो क्या होगा आपका, -20 आने पर सबलिम कर जाएगा। सबलिम जैसे ही करेगा तब तो आयोडीन के रेड वायलेट में कन्वर्ट हो गया। और NBr3 क्या होगा, वो ब्लैक सॉलिड है, और वो क्या हो जाएगा आपका, सबलिम करेगा, -100 पे आके सबलिम करेगा, वो ब्लास्ट करेगा एक्सप्लोजन के बाद, और वो किस में कन्वर्ट कर जाएगा, रेडिश ब्राउन वेपर में। इसीलिए NBr3 और Ni3 ना लिक्विड बोल सकते हैं आप और ना गैस बोल सकते हैं, क्योंकि गैस में वो रेस्पेक्टिवली किसमें, ब्राउन और रेड और वायलेट वेपर में कन्वर्ट हो गया। इन दोनों को सॉलिड बोल सकते हैं, सॉलिड में एग्जिस्ट करता है। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट सबका कंपैरेबल था, बीपी सबका कंपैरेबल नहीं था, इन दोनों का तो बिल्कुल कंपैरेबल नहीं था। अब आ जाइए पॉइंट में। तो हमने अब इसको लिखा कि ये एक्सप्लोजन कैरेक्टर जो है इसका आप दबा सकते हैं बाय एडिशन ऑफ अमोनिया, और इस तरीके से कम अमोनिया लिया तो एक 1:1 का एडक्ट, ज्यादा अमोनिया लिया तो 1:6 तक का एडक्ट होगा, ठीक है। प्रिजर्वेटिंग हो एजेंट हो गया अमोनिया, अमोनिया नॉन
NH3 इज नोन एज इट्स अमोनिएट्स, ये हो गया। हमने दिखाया कि अब इसका स्ट्रक्चर 1:1 का कैसे होगा। तो पहले Ni3 को इस तरह से बना लिए और सब पर NH3 जोड़ दिया। अब आइए इसको हम बना के दिखाते हैं ध्यान से। कॉम्प्लिकेटेड है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। N ये वाला पहला, चलो इसको समझने के लिए स्ट्रक्चर आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि ये आसान नहीं है। इसका नाम दे दिया 1, इसका नाम दे दिया 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, ऐसे नाम रख दिए, बाद में मिटा लेंगे। तो चलो 1 वाले की कहानी लिख रहे हैं अभी। N आई, अमोनिया की तरफ एक आई उठा दी है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, और एक आई इधर उठाए और एक आई इधर उठा दिए, ठीक से देखिए। अब जो है ये आई को कोऑर्डिनेट कर देगा आपका अमोनिया। अमोनिया को रेड पेन से लिखते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर इजी नहीं है। अमोनिया को रेड पेन से लिख रहे हैं, देखिए सही है। इस आयोडीन को अमोनिया ने कोऑर्डिनेट कर दिया, तभी तो एडक्ट होगा। अब आइए, ये Ni उससे अगला Ni3 कनेक्ट है, तो इसको अगला नाइट्रोजन Ni3 का, Ni3 आएगा यहां 2 नंबर, इसका नाइट्रोजन इसको कनेक्ट कर दिया। नीचे आई, इस आई को अमोनिया लोन पेयर दे दिया। फिर ध्यान से अच्छे से, सही है। अब आ जाइए Ni, फिर अगला आई। अब यहां से जो उठा तो इस आई को फिर अगले नाइट्रोजन ने पेयर कोऑर्डिनेट कर दिया, ठीक से देखें। यहां आ गया, ये वाला आपको कौन आया, ये ना जी 1 2 3 ना, 1 2 3। अब आ जाइए यहां पर, ये इसको कोऑर्डिनेट कर दिया। अब यहां से ऊपर फिर एक आयोडीन, और इसको कोऑर्डिनेट कौन कर दिया, अमोनिया, सही है। ये वाले पे आ रहे हैं, 3rd नंबर है ये। अब इधर नीचे इसका कनेक्ट हो जाएगा कौन, आयोडीन। इस आयोडीन को फिर कौन जाएगा, चौथा वाला नाइट्रोजन। आराम से बिल्कुल नहीं हराना। ये वाला चौथा वाला आ गया, ये इससे फिर एक चले जाएगा ऊपर आयोडीन, और फिर इस आयोडीन को कोऑर्डिनेट कर देगा अगला वाला नाइट्रोजन, सही है। देखते जाए, और एक आयोडीन इसका ऊपर चले जाएगा, और इस आयोडीन को फिर कोऑर्डिनेट कर देगा कौन, अमोनिया। स्ट्रक्चर को देखते जाइए। अब यहां एक नीचे आपने बनाना छोड़ दिया, नहीं नीचे नहीं, ऊपर बनाया। इसमें ना एक ऊपर गया, एक इधर गया, ये कनेक्ट कर दिया। जैसे आपने ये लिया, एक ऊपर लिया, इसको सेकंड वाले में नीचे किया, ऊपर वाले को ऊपर दिया, इस वाले को नीचे से देंगे, इधर से दे देना, इधर से दे दे, तब सिमेट्री लगेगा स्ट्रक्चर में। कौन कोऑर्डिनेट कर देगा, अमोनिया। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर इस प्रोसेस में एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, नाइट्रोजन तो आप 2 ही बना रहे हैं, आयोडीन तो 2 ही दिखा रहे हैं। एक्चुअली सारे पर एक आयोडीन फ्री एंड पर है। जैसे 2 एक आयोडीन फ्री एंड पर है, जैसे 2 एक आयोडीन फ्री एंड पर है, जैसे 2 एक आयोडीन फ्री एंड पर है। समझ रहे हैं, 2 एक आयोडीन फ्री एंड पर होगा। इसको कोऑर्डिनेट कर देगा कौन, अमोनिया। एक हो गया और 2 हो गया, एक आयोडीन इसका भी फ्री एंड पर होगा। आपको अब समझ में आया होगा, अच्छे से चेक कर लें, ध्यान से देखें। हमने क्या किया है, स्ट्रक्चर को ठीक से सीख लें। पहला स्टेप, NH3 Ni3 ऐसे जिगजैग हमने बना लिया। चूंकि 1:1 की कहानी है तो सारे पर NH3 हमने जोड़ के दिखा दिया। अब चूंकि एडक्ट है तो वहां पर उसको पेयर कोऑर्डिनेट करेगा। तो आ जाए ये 1, फिर से देख ले आप, ये 1 में 2 आयोडीन है, एक फ्री एंड पर रहेगा, उसको कोई कोऑर्डिनेट करेगा। ऊपर वाले को अमोनिया ने कर दिया और एक अगले नाइट्रोजन के Ni3 से कोऑर्डिनेटेड हो गया, एडक्ट बनते जा रहा है। अब जरा देखिए, फिर इसका एक फ्री एंड पर गया, एक को अमोनिया कर दिया, एक अगले एंड से फिर Ni3 से कोऑर्डिनेटेड हो गया। फिर इसका 2 एंड ये हुआ और एक फ्री हो गया, एक ऊपर वाले को अमोनिया ने कोऑर्डिनेट कर दिया, फिर इसको अगले वाले Ni3 ने कोऑर्डिनेट किया और इसका फिर 2 यूज हुआ,
एक को अमोनिया कर दिया, एक अंदर में यूज हुआ, एक फ्री, मतलब 3 आयोडीन में एक आयोडीन फ्री, एक आयोडीन फ्री, एक आयोडीन को Na3 कोऑर्डिनेट करेगा और एक आयोडीन को NH3 कोऑर्डिनेट करेगा। और इसका लोन पेयर सबके पास, सॉरी हाँ, इसके पास अपना लोन पेयर है जो अगले को ये किसी को देगा। तो ये वाली कहानी है Ni3NH3 की। क्या सब हो रहा है? हर Ni3 में एक Ni3, एक आयोडीन फ्री। अब बाकी दो में एक को अमोनिया कोऑर्डिनेट कर रहा है और एक को अगला Ni3 कोऑर्डिनेट कर रहा है, ये भी दूसरे Ni3 को कोऑर्डिनेट करेगा। तो इस तरह से ये Ni3.NH3 की कहानी है। अगर आपसे कभी JRF वालों ने कुछ पूछा तो डेफिनेटली पूछ सकता है, तो Ni3.NH3 पर ही कहानी पर पूछेगा, 6NH3 तो औकात से बाहर हो जाएगी। फिर तो वो हो जाएगा कि आप कितनी मास्टरी गेन करते हैं, किस तरीके से करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि आप ढूंढ के देखिए, आपको गूगल पे Ni3.NH3 के स्ट्रक्चर्स इस तरह से आपको नहीं समझ में आएंगे, नहीं दिखेगा। हमने एक्सप्लेन किया, हमने क्लियर करी चीजें। NF3, NCl3, NBr3 और Ni3 में स्टेबिलिटी की बातें की, बॉन्ड एंगल की बातें की हमने, और रिएक्टिविटी थोड़ा सा मसला रह गया। अगले क्लास में मैं लेक्चर में रिएक्टिविटी पर एक बार चर्चा कर दूंगा, सॉलिबिलिटी पर चर्चा कर दूंगा। ये कुछ चीजें जो डिस्कस हमने आज नहीं करी क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स थे, आप अगले क्लास में मेरे को ध्यान भी दिला देंगे। रिएक्टिविटी, सॉलिबिलिटी, बेसिक स्ट्रेंथ और क्या 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 रह गया? स्टेबिलिटी तो डिस्कस कर ही दिया, एक्सप्लोसिव कैरेक्टर डिस्कस कर ही दिया, और क्या रह गया? डायपोल मोमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में ये सब चीजों पर मैं आऊंगा, खुल के बातें करूंगा, और कैसे इसका यूज है। जैसे NCl3 है, जानते हैं आप NCl3 क्लोरीन के, NCl3 टॉक्सिक हुआ, येलो लिक्विड हमने अभी आपको समझाया। NCl3 बनता कैसे है पता है आपको? आप जो स्विमिंग पूल में नहाते हैं तो उसमें क्लोरीन डाला जाता है, या पब्लिक सप्लाई वाटर होता है, उसको क्लोरीन से लोग ब्लीच करते हैं। और आपके या तो अमोनिया से अगर क्लोरीन का कनेक्शन रिएक्शन हो जाए तो आपको पता है NH3 + Cl2 NCl3 बन सकता है, और NCl3 टॉक्सिक हुआ। स्विमिंग पूल में जो क्लोरीन है, लोग कितना तरक्की कर गया, देखिए किस तरीके से अपना नुकसान खुद करता है। स्विमिंग पूल में जो क्लोरीन है, आप क्लोरीन डालते हैं वाटर को ब्लीच करने के लिए। वाटर को ब्लीच करना मतलब बेसिकली आप जो वाटर में गंदगी है, बैक्टीरिया, जो लोग नहाते हैं तो उससे जो बॉडी से बैक्टीरिया ट्रांसफर कर रहा है किसी भी तरीके का, उससे आप, या मान लो किसी को कोरोना है कि कोई भी चीज है, कोविड है या कुछ भी है, तो ओरल जो एग्जिट हो रही है, एक्सहेल जो कर रहा है बंदा, तो वो सब चीज के लिए आप तो क्लोरीन डाल के मार देते हैं। लेकिन ये कभी सोचते हैं कि आपकी बॉडी से जो स्वेटिंग निकलती है, पसीना निकलता है, कितना भी टेम्परेचर लो रहे, स्वेटिंग तो होती है, आपको पता है, धीरे होता, स्लो होता, बट होती है। तो और स्विमिंग पूल में तो हमेशा लोग गर्म जगह पर स्विमिंग पूल इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे ही आप बाहर आते हैं तो स्वेटिंग फास्ट हो जाती है, फिर अंदर डुबोते हैं तो वो पसीना उसमें गया, तो स्वेटिंग से यूरिया लिबरेट होता है। यूरिया लिबरेट होता है, यूरिया अगर लिबरेट हुआ, और यूरिनेशन, पब्लिक वाटर जो होता है, सप्लाई वाटर जो होता है, वहां भी, वहां कैसे, वहां तो स्वेटिंग नहीं जाता, वहां यूरिनेशन से, हम लोग जो जमीन पर जैसे तैसे यूरिनेशन करते हैं, तो ये यूरिनेशन धीरे धीरे चला जाता है, वाटर में मिल जाता है, पास करते करते वाटर में। स्विमिंग पूल में भी यूरिनेशन हो जाता है, लोग कहने की बातें नहीं है, ठीक है, वो नॉर्मल सी चीजें, बट वहां स्वेटिंग इंपॉर्टेंट है। तो यूरिया जो आपका गया, चाहे पब्लिक सप्लाई वाटर हुआ, उसमें भी आप क्लोरीन डाले, स्विमिंग पूल वाटर है उसमें भी स्वेटिंग आया, यूरिया आया, और क्लोरीन डाले, तो NH3 + Cl2 NCl3 बना दिए। मतलब आप क्लोरीन बचाने के लिए भी एक तरह से कर रहे हैं, और क्लोरीन से NCl3 बन के आपका जान भी ले रहा। वो समझ में आया कुछ क्या बोले हम? NCl3 खतरनाक चीज हुई, NCl3 आपका जान भी ले रहा वो एक तरह से। रिलेटिवली फ्लोरीन गैस ज्यादा खतरनाक है, लेकिन NF3 इतना खतरनाक नहीं है। NF3 बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस है, बहुत स्ट्रॉन्ग, GHG जिसको बोलते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। कार्बन डाइऑक्साइड से 100 सालों में वो 12,700 12,700 टाइम्स ज्यादा पावरफुल वो उसका जो है वो पावर होता है, पोटेंशियल होता है, ग्रीन हाउस पोटेंशियल जिसको बोलते हैं, GHP। तो अगले लेक्चर में वो सब पर बातें होंगी, लेकिन NCl3 आप समझिए, NCl3
कितना खतरनाक चीज है, और हम लोग जो क्लोरीन डालते हैं पब्लिक वाटर में, सप्लाई वाटर में या स्विमिंग पूल में, ये सब चीजें कितनी हम लोगों के लिए नुकसानदेह है। क्या यार, इतना तरक्की क्या करके क्या करेंगे, कहां रखेंगे हम लोग इतना। इसलिए तो इंसानों का आज ये हाल है। हम लोगों ने नेचर से इतना ज्यादा खिलवाड़ किया है कि आज हम लोग खुद उसका भुगतान भुगत रहे हैं। कोरोना उसका रिजल्ट है। तो उम्मीद है दोस्तों आज का लेक्चर मजा आया होगा। मैं यहीं पे चीजों को टर्मिनेट करता हूं। कैसा लगा आपको आज का क्लास? जब वीडियो कंप्लीट होगा तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाके हर कोई, जितने भी लोग वीडियो विजिट कर रहे हैं, हर कोई रिक्वेस्ट है, जरूर बताएंगे कितनी इंफॉर्मेटिव और कितने काम की चीजें रही हैं आपकी। इंटरेस्ट आया कि नहीं। पी ब्लॉक एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड एरिया है। मैंने पी ब्लॉक को सॉर्ट आउट करने के लिए इतने अच्छे तरीके से अपने लेवल पर बताया। बताएं एक बार कैसा रहा आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में। मैं कुमार मन्नू आप सभी से विदा लेता हूं, और बहुत सारा प्यार आप लोगों को। ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हम पर भी प्यार बरसाते रहें। अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं और पावरफुल कॉन्सेप्ट्स के साथ NX3 के चीजों को आगे बढ़ाते हैं, बट अनलिस्टेड मोड में। मतलब सिर्फ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो पेड हैं, वही लोग आगे का लेक्चर देख पाएंगे। आज हमने इच्छा जगाई कि आइए हमारी केमिस्ट्री की दुनिया में आपका स्वागत है। अगले लेक्चर सिर्फ हमारे अपने पेड स्टूडेंट्स के लिए होगा, जो लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं एप्लीकेशन से, उनके लिए होगा। तो आज के लिए आप लोगों से विदा लेते हो दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।